तो आयरनी होगी ना एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम था लाइफ आसान बनाना। उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने टाइम तो दे दिया हमको, लेकिन आसान बनाने की बजाय इंसान से और ज़्यादा मेहनत हो रही है अब। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या होगा, एक आपको जॉब तो जाना ही जाना है। सर, इससे रिलेटेड आपने ना पॉडकास्ट से पहले सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जी। एक कॉन्सेप्ट समझाया था, वो प्लीज़ बताओ। सुपर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ये है कि अभी हमारे पास तो सर, अभी तक तो हम एक तरह से कमर्शियल एस्पेक्ट देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि चीज़ें ग्रो करेंगी, लेकिन सोशली ये किस तरह से इम्पैक्ट करेगा? सोशली के बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सब की लाइफ का एक बहुत इंटीग्रेटेड पार्ट ऑलरेडी बन चुका है, वेदर इट इज आर मोबाइल फोन यूसेज, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर और एंटरटेनमेंट। ऑफिसेज और फैक्ट्रीज में ऑटोमेशन की वजह से बहुत सारी मशीन्स ऑटोमेट हो चुकी हैं, जिससे नौकरियां खत्म हुई हैं। लेकिन उसके साथ साथ में जितनी नौकरियां खत्म हुई हैं, उससे ज्यादा नौकरियां क्रिएट हुई हैं नई टेक्नोलॉजी के बेसिस पर। डेटा प्रिवेसी, फेक न्यूज, जॉब लॉस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एथिकल यूसेज कैसे होगा, ये सारी चीजें आज के पॉडकास्ट में हमने डिस्कस की हैं। हमारे आज के पॉडकास्ट के गेस्ट हैं डॉक्टर सचिन कुमार शर्मा जी। He is a professor of computer science and an artificial intelligence expert at the Cluster Innovation Center, Delhi University. He has also been a software development engineer at IHS Information Mosaic, UK. With more than 35 scholarly articles already published, he is leading cutting-edge research in artificial intelligence both in India and globally. आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, see you in the podcast. सर, एआई रेवोल्यूशन अभी आ चुका है और एक तरह से हम सब जानते हैं कि बोला जाता है एआई को ढंग से यूज़ करना सीखो, उसको अपना असिस्टेंट बनाओ, तो आप और एफिशिएंट बनोगे और कॉम्पिटिटिव मार्केट में जिसको ज़्यादा अच्छे से एआई यूज़ करना आता है, वो ज़्यादा आगे बढ़ेगा। ये एक तरह से सब जानते हैं अभी। लेकिन ये एआई की शुरुआत कहाँ से हुई और इसका फ्यूचर क्या होगा? करंट सिचुएशन तो हम देख रहे हैं। कहाँ से शुरुआत है हुई, कहाँ तक अभी तक आए और इसका फ्यूचर क्या होगा? डिफरेंट एस्पेक्ट से आप प्लीज़ हमें समझाओ। जी। सो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की जो शुरुआत है वो अराउंड 1940-50s के आसपास हुई है, लेकिन हमें उससे भी पहले जाने की ज़रूरत है। तो हम समझते हैं कि जो हमारी ह्यूमन जर्नी रही है, जितना भी हमारा ह्यूमन लाइफ़ है, ह्यूमन सोसाइटी का लाइफ़ है, उसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशंस हुए हैं और उन टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशंस की वजह से हमारी सारी सोसाइटी बदली है। जैसे हम पहले जो सबसे पहली हमारी सोसाइटी थी, वो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी थी और उस सोसाइटी में जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स थे, उनका एक ही पर्सपेक्टिव था कि हम कैसे ज़िंदा बचें, कैसे हम सर्वाइव करें और उस चीज़ से फाइट करते हुए अपनी क्रिएटिविटी को, इंटेलिजेंस को, जो भी उस लेवल की इंटेलिजेंस थी, उसको यूज़ करते हुए उन लोगों ने कुछ टूल्स डेवलप किए। तो वो टूल आज के टाइम पे तो हमें बड़े आसान लग सकते हैं कि भई स्टोन का कुछ टूल बना लिया, वुड का कोई टूल बना लिया और फिर उससे जो है ना एनिमल्स को मारना स्टार्ट किया और अपना सर्वाइवल मतलब सिक्योर किया। ये छोटी-सी रिवॉल्यूशन के बाद में फिर हमारे पास एग्रीगेरियन सोसाइटी आई। एग्रीगेरियन सोसाइटी में हमने थोड़ा-सा स्टार्ट किया कि अब हमारे पास सेटल्ड वे ऑफ लिविंग है। हमने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, हमने पौधे उगाना स्टार्ट किया। ये सब चीज़ें जब स्टार्ट हो गई तो हमारे पास एक टाइम बचा, फ्री टाइम बचा और हमने नए तरीके से इंटेलिजेंस को और क्रिएटिविटी को यूज़ करना स्टार्ट किया। तो उससे हमने फिर आगे का डेवलपमेंट स्टार्ट किया। लेकिन हमारी लाइफ़ कंपेयर टू हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, एग्रीगेरियन सोसाइटी में बहुत आसान बन गई और हमने फिर अपने ट्राइब बनाना स्टार्ट किया, ग्रुप में रहना स्टार्ट किया, विलेजेस का इमर्जेंस हुआ, फेस्टिवल्स हुए, कल्चर हुआ, ये सब डेवलप होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर एक और रिवॉल्यूशन आई जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उस रेवोल्यूशन ने क्या किया कि जो हम काम कर रहे थे, पहले तो हम सर्वाइवल मोड में थे, फिर हम थोड़ा-सा सेटल्ड तरीके से सर्वाइवल मोल्स मोड से हट गए। क्योंकि हमने चीज़ों को एक्युमुलेट करना स्टार्ट कर लिया, तो हमें कल की चिंता नहीं रही और हमने सोचा कि अब हम थोड़ा सेटल्ड तरीके से लाइफ़ जीते हैं, वो हमने करना स्टार्ट किया। लेकिन उसके बाद हमने सोचा एज़ ए ह्यूमन बीइंग कि अब हम इसको जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमन लेवल के लेबर के थ्रू करते हैं, हम इस चीज़ को मशीन के थ्रू कराना चाहते हैं। तो हमने मशीन डेवलप करना स्टार्ट किया। उन्होंने जितने भी प्रोडक्ट और सर्विसेज़ थे उनको मास लेवल पे डेवलप करना स्टार्ट किया। तो वो रॉ मटेरियल लेते थे और उससे मास में प्रोडक्ट्स और मशीन्स बनती थी और फिर उनको बेचने की ज़रूरत हुई। तो फिर क्या हुआ, फिर जो है लोगों ने एक्सपेंड करना स्टार्ट किया अपनी टेरिटरी से बाहर। कुछ कंट्रीज़ को कोलोनाइज़ किया, वहाँ के रॉ मटेरियल्स लिए, फिर उनको फिनिश प्रोडक्ट्स में डेवलप किया और फिर दोबारा से उसी मार्केट में लेके गए। तो
इसको आगे बढ़ाते-बढ़ाते फिर हमारे पास आज की रेवोल्यूशन आ जाती है जिसको हम बोलते हैं डिजिटल रेवोल्यूशन। और इस डिजिटल रेवोल्यूशन के बाद जो हम सोसाइटी में जी रहे हैं, अभी डिजिटल रेवोल्यूशन चल रही है। इस सोसाइटी में जब हम जी रहे हैं तो इसको हम डिजिटल सोसाइटी भी कह सकते हैं, नॉलेज सोसाइटी भी कह सकते हैं, इन्फॉर्मेशन सोसाइटी भी कह सकते हैं। इनका पर्सपेक्टिव अलग-अलग है लेकिन एक्यूमुलेटिवली ये सारी चीज़ें एक तरीके तरफ से ही इंडिकेट करती हैं। अब यदि इन सारी फेजेज़ को आप देखेंगे, पूरे ह्यूमन जर्नी को आप देखेंगे तो उसमें एक थीम मिलेगी हमें। और वो थीम है कि हम अपनी लाइफ को आसान बनाते आए हैं। हमने अपनी लाइफ को एक्यूरेट बनाया है, हमने अपनी लाइफ की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है, हमने अपनी लाइफ की एफिशिएंसी बढ़ाई है। जैसे एक एग्जांपल है थ्री इडियट मूवी में जब हम पूछते हैं कि मशीन क्या करती है? व्हाट इज़ मशीन? तो उसमें आंसर आता है कि मशीन वो है जो आपकी लाइफ ह्यूमन एफर्ट्स रिड्यूस करे। तो उसी तरीके से हमारी पूरी जर्नी इसी तरीके से रही है कि हमने ह्यूमन एफर्ट्स रिड्यूस किए। अब यदि आप इस जर्नी इस फ़ेज़ से पहले के फ़ेज़ को देखेंगे तो हमने अपना जो फ़िज़िकल एफ़र्ट है, उसको हमने रिड्यूस किया है। जैसे हम मशीन बना रहे हैं, मशीन हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं मशीन को हम हैंडल कर रहे हैं, ठीक है? मशीन से पहले एग्रीकल्चर में सारा काम हम खुद से कर रहे थे। और हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी में तो पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव ही हमारा था काम करने का। लेकिन देखेंगे आप जैसे-जैसे मैनुअल लेबर थोड़ा-थोड़ा कम होता आया है और मेंटल लेबर बढ़ता आया है। अब ये जो रेवोल्यूशन चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, डिजिटल रेवोल्यूशन जो चल रही है, इस रेवोल्यूशन में हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो हम ह्यूमन एफर्ट मेंटल वाला करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मशीन को जब हम ऑपरेट करते हैं, तो मशीन के पास कुछ नहीं है, अपना माइंड नहीं है, अपना ब्रेन नहीं है। मशीन के पास केवल ये एबिलिटी है कि यदि हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे तो मशीन काम करेगी और जितना हम इंस्ट्रक्शन देंगे, जितना काम कराना चाहेंगे, वो 24/7 काम करेगी। लेकिन जो माइंड है, वो अभी भी इंसान के पास है। तो इंसान डिसाइड करता है कितना काम कराना है, कब कराना है, कैसे कराना है, किस क्वालिटी का कराना है। तो ये सब चीज़ यदि हम ये भी एफर्ट जितना हम डाल रहे हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हमने डाला, इसको भी यदि हम इस डिजिटल रेवोल्यूशन वाली सोसाइटी में मशीन को दे दें। और जहाँ मैं मशीन की बात कर रहा हूँ तो मशीन में हमारे सॉफ्टवेयर भी आते हैं, हमारे डिजिटल एजेंट भी आते हैं। मशीन में कोई भी चीज़ ऐसी आती है, वो फिजिकल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, जो हमारा ह्यूमन एफर्ट रिड्यूस करे। अब यदि ये मेंटल फैकल्टी और मेंटल एबिलिटी डिसीजन मेकिंग की, सही गलत सोचने की, काम में क्या चीज़ अच्छा है, रिसोर्स मैनेज करने की, ये फैकल्टी भी हम मशीन में डेवलप कर दें, तो यही फाउंडेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब हम आते हैं 1950s में। जब हम उस टाइम पे इंडस्ट्रियल फेज़ में थे, तो सब लोग सोच रहे थे कि मशीन तो हमने बना लिया और हमने बचपन से ये भी सोचा था कि काश हमारे पास कोई ऐसा जादू हो, जो सारा काम हमारा कर दे। तो उसमें एक आधा पार्ट तो ये हो गया कि मशीन हमारा बन गया, लेकिन अभी हमारा ये पार्ट बच गया कि हम उसको मशीन को इंस्ट्रक्शन दें कि वो हमारे हिसाब से काम करे। तो 1950s में एलन ट्यूरिंग ने ये सोचा कि मशीन तो अब हमारे पास है, कंप्यूटर भी है, चाहे वो बड़े लेवल का कंप्यूटर है, इस तरीके के नहीं है जिस तरीके का आज है। तो क्या हम मशीन को ऐसा बना सकते हैं कि मशीन सोचने लग जाए? सोचने से मतलब है क्या, मशीन इंटेलिजेंटली डिसाइड करने लग जाए। तो एलन ट्यूरिंग ने इस बारे में सोचना स्टार्ट किया और उन्होंने एक पहला पेपर लिखा ऑक्सफोर्ड के जर्नल में जिसका नाम है माइंड। वो फिलोसफी का जर्नल था, क्योंकि अभी फिलोसफिकल बातें हो रही हैं, आइडिएशन पे बातें हो रही हैं, मशीन तो इंटेलिजेंट बनी नहीं है। अभी तो ये भी नहीं पता है कि इंटेलिजेंट मशीन बन भी सकती है कि नहीं बन सकती है। तो एलन ट्यूरिंग ने क्या किया कि उसके ऊपर पेपर लिखा और उन्होंने क्लेम किया कि हाँ, ये चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो उन्होंने एक आइडिया को जनरेट करके छोड़ दिया। फिर उसके बाद 1956 में प्रोफ़ेसर जॉन मैकार्थी हैं एमआईटी के, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाया, वर्कशॉप एक तरीके से बोलते हैं, जो बहुत फेमस वर्कशॉप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उसको बोलते हैं डर्टमाउथ वर्कशॉप। तो वो जब बुलाया तो उन्होंने जो उस टाइम के फ्रंट रनर्स थे डिफरेंट फील्ड्स के, जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड डोमेन में काम करते थे, उनको बुलाया, उनको बोला कि 2 महीने हम टाइम स्पेंड करते हैं और देखते हैं कि इस सब्जेक्ट को, इस फील्ड को हम कैसे ग्रो करें या फिर ये चीज़ हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी तो इम्पॉसिबल लग रहा है, मैजिक लग रहा है। तो वो लोग बैठे, उन्होंने रिसर्च किया, उसमें क्लाउड सैनन भी थे, जिनको फादर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी कहते हैं, जिनके ऊपर बहुत मेजर पार्ट जो इंटरनेट का आज के टाइम में चलता है, वो उसकी फाउंडेशन उन्हीं के द्वारा दी हुई है। तो उन्होंने सब कुछ डिस्कस किया और फिर लास्ट में वो इस नतीजे पे पहुँचे, उनका प्रपोजल ये था उस कॉन्फ्रेंस का कि हाँ, हम ह्यूमन का जो बिहेवियर है, उसको हम मशीन के थ्रू सिमुलेट कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम इंटेलिजेंस की बात करें तो हमें पहले तो इंटेलिजेंस को समझना ही बहुत बड़ी बात है कि इंटेलिजेंस है क्या?
फॉर एग्जांपल हमने इंटेलिजेंस की बात करी, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, हमें कोई थ्योरम दी, हमने सोल्व कर ली, हमें फिर उस थ्योरम से रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉब्लम दी, फिर हमने वो सोल्व कर ली। कोई ऐसी थ्योरम हमें मिल गई, वो हमसे सोल्व नहीं हो रही, 4 दिन लगाए, 5 दिन लगाए, बहुत एफर्ट लगाया, ठीक है ना, और हमारे पास और कोई असिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होता है, फिर आप उसको 5वें दिन सोल्व कर लेते हैं। तो जब तक आप उससे वो सोल्व नहीं हो रही थी, तब तक तो आप ये कह रहे थे कि इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड है, इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, बहुत दिमाग लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब वो सोल्व कर ली तो आपको वो समझ आ गई कि कैसे सोल्व होनी है, तो फिर आपको लगता है कि इतनी भी मुश्किल नहीं थी, ये तो आसान होगी। तो इंटेलिजेंस के साथ ये सिचुएशन हमेशा रही है पहले से ही, कि जैसे ही प्रॉब्लम सोल्व इंटेलिजेंस कर लेती है, वो प्रॉब्लम इंटेलिजेंस के लिए रिडंडेंट हो जाती है। फिर वो इंटेलिजेंस नया टारगेट लेती है कि ये प्रॉब्लम सोल्व यदि कर दूंगी मैं, या मेरे से हो जाएगी, मशीन से हो जाएगी, तो फिर मैं बोलूंगी कि मशीन इंटेलिजेंट है या फिर ये इंटेलिजेंस है। जब वो सोल्व कर लेती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट आ जाता है। इसी तरीके से ग्रोथ होती रही है इसकी। तो 1956 में जब ये सब चीज़ें हुई, तो उसके बाद लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चर्स आए, यूनिवर्सिटीज़ में काम उन्होंने स्टार्ट किया, और फिर उन्होंने एक स्टार्टिंग में डेवलपमेंट हुआ, एलिजा करके एक चैटबॉट बनाया, जो आज का चैटबॉट है, ये चैट जीपीटी, वो तो बहुत एडवांस है। लेकिन उस टाइम पे जब वो चैटबॉट बना, तो लोगों को वो भी बहुत एडवांस लगा। उनको ऐसे लगने लगा ये तो मैजिक हो गया, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन वो उसी फॉर्मेट के आंसर उनको देता था, कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशंस वगैरह बना के। तो उनको उसमें भी इतना इंटेलिजेंस लगा कि हाँ, ये तो चीज़ें हम सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। फिर उन्होंने एक छोटा सा रोबोट बनाया, सेकी रोबोट करके उसका नाम था। उसने भी हल्का फुल्का वो चलता था, राइट डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन, ये पिक कर लिया, ये कर लिया, उस तरीके से चीज़ें डेवलप हो रही थी। अब ये सब जब डेवलप होने लगा, तो जो कम्युनिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्युनिटी, वो बड़ी एक्साइटेड हो गई। उसको लगा कि भाई हम इतना कुछ कर सकते हैं, तो हम इंटेलिजेंस अभी डेवलप कर लेंगे, 10 टू 15 ईयर्स में हम डेवलप कर लेंगे। तो उन्होंने बड़े बड़े क्लेम करना स्टार्ट कर दिया, फंडिंग उठाना स्टार्ट कर दिया, और ज़्यादा एफर्ट डालना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो जर्नी ऐसी रही कि वो उतना क्लेम जितना उन्होंने किया एक्साइटमेंट में, वो उतना डिलीवर नहीं कर पाए। तो उनका मशीन ट्रांसलेशन का जो वो क्लेम कर रहे थे, वो फेल हो गया, और जो उन्होंने क्लेम किए थे वो फेल हो गए। और उसके बाद एक रिपोर्ट आई, एक साइंटिस्ट ने रिपोर्ट दी कि इन्होंने जो भी क्लेम किया है वो कुछ डिलीवर किया नहीं है, और ये सुपरफिशियली बातें करते हैं, और इसका डिप्लॉयमेंट लेवल का कोई भी प्रोडक्ट इन्होंने डिलीवर किया नहीं है। तो अभी इसके लिए फंडिंग रिड्यूस कर दी जाए, और उसमें टाइम वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें। उस लेवल पे, उस टाइम पे जो रिसर्च चल रही थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो सब लोग अलग अलग तरीके से डिस्कस कर रहे थे। क्योंकि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं, तो पहले हम इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। इंटेलिजेंस यदि मैं डिफाइन करने की बात करूं, तो एकदम से कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा कि इंटेलिजेंस क्या है। हमने कोई क्वेश्चन 10 मिनट्स में सोल्व कर दिया, वो इंटेलिजेंस है। किसी ने वो 1 मिनट में सोल्व कर दिया, वो इंटेलिजेंस है क्या? हमने डिसीजन कैसे लिया, वो इंटेलिजेंस है क्या? हमें कहीं से कहीं जाना था, हम स्मार्ट तरीके से वहाँ पहुँच गए, वो इंटेलिजेंस है क्या? हमने किसी चीज़ को, एक चीज़ को देख के उससे थोड़ी-सी डिफरेंट चीज़ को आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि ये उसी कैटेगरी के, ये इंटेलिजेंस है क्या? तो इंटेलिजेंस के बहुत एस्पेक्ट्स हैं। तो यदि आप इसकी डेफिनिशन भी देखेंगे इंटेलिजेंस की, तो लॉजिकल रीज़निंग, क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग, रिसोर्स प्लानिंग, प्रिडिक्शन, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्निशन, एंड लॉजिकल प्रोसेसिंग, लॉजिकल थॉट प्रोसेसिंग, ये सारे के सारे सारी चीज़ें मिलके इंटेलिजेंस का एक पूरा का पूरा सेंस बनाते हैं। अब जब इतनी सारी चीज़ें हैं, तो जब सारी कम्युनिटी काम करना इस पे स्टार्ट किया, तो किसी ने कोई पार्ट उठाया, किसी ने कोई पार्ट उठाया, और उस पे वो काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब इसी तरीके से उसके फील्ड भी डेवलप होने लग गए। तो जिन्होंने लॉजिक तरीके से जाने स्टार्ट किया, उनकी लॉजिकल एआई वाली डोमेन बन गई। किन्हीं लोगों ने दूसरे तरीके से जाना स्टार्ट किया, तो उनकी दूसरे टाइप की डोमेन बन गई। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे सब डोमेन भी बन गए, लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। अब उसी पे बात पे आते हैं कि फंडिंग कम होगी, लेकिन इसी बीच में लोगों ने सोचा कि क्योंकि इंटेलिजेंस का जो रेफरेंस पॉइंट है वो हमारा, वो है ह्यूमन ब्रेन। अब ह्यूमन ब्रेन को हमें सिमुलेट करना है, तो ह्यूमन ब्रेन के बारे में रिसर्च हो रही थी, न्यूरो साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया कि ब्रेन इस तरीके से काम करता है। तो उन्होंने उसका फिर मैथमेटिकल मॉडल बनाया, कंप्यूटर साइंटिस्ट जो थे, जिसको हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। जो हमारा न्यूरॉन होता है, न्यूरल नेटवर्क जो हमारे ब्रेन में है 16 बिलियन के आसपास, जिससे कि हम सोचते हैं, सारा का सारा हमारा ब्रेन काम करता है। तो उसका एक रिप्लिका बनाया मैथमेटिकल फॉर्मेट में, वो मशीन लर्निंग का मशीन एडवांस लर्निंग, वर्जन होता है। एग्जैक्टली।
तो वो सब उन्होंने बनाया और उसके बाद उन्होंने चीज़ें क्या की कि लेकिन उस लेवल पे जब उन्होंने बनाया तो वो बहुत सिंपल था। वो इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग कर नहीं पाता था। उन्होंने उसको जब एडवांस करने की कोशिश की तो उसमें जब कंप्यूटेशन पावर इंक्रीज़ हुई उस लेवल पे उतनी कंप्यूटेशन पावर अवेलेबल भी नहीं थी। तो वो वाला जो डेवलपमेंट था वो उस टाइम पे ज चला, एक फ़ील्ड बना, एक डोमेन बना, लेकिन वो उस तरीके का रिज़ल्ट डिलीवर नहीं कर पाया। तो वो फ़ील्ड के बारे में लोगों ने उसको छोड़ दिया और दूसरे डायमेंशंस में जाना स्टार्ट कर दिया, लाइक सिंबॉलिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना स्टार्ट कर दिया या फिर और मशीन लर्निंग के पार्ट थे उनमें जाना स्टार्ट कर दिया। अब हमने जो मशीन लर्निंग का यहाँ पे वर्ड बोला है, मशीन लर्निंग जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ना बहुत सारे डोमेन्स हैं। एक डोमेन ये है कि यदि मैंने आपको एक लोकेशन दे दी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको एक मैप दे दिया इंडिया का और मैंने आपको बोला कि आप दिल्ली में हैं और आपको बैंगलोर जाना है। तो बैंगलोर जाना भी एक इंटेलिजेंस है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और जब आप दिल्ली में हैं, तो आपको ये भी पता नहीं है कि कौन-सा शॉर्टेस्ट पाथ बैंगलोर के लिए है। तो एक सर्चिंग टाइप की एल्गोरिथम्स बननी स्टार्ट हुई स्टार्टिंग में, तो उसको भी इंटेलिजेंस माना गया। फिर उसके बाद चीज़ें स्टार्ट हुई कि हमने सोचा कि हम लॉजिक के बेस पे काम करते हैं। जैसे A इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू C, तो A इक्वल्स टू C हो गया। जैसे लॉजिकल रीजनिंग होती है, कुछ सेंटेंसेस आप दे देते हैं और उनके बाद कंक्लूजन निकाल लेते हैं 3-4 सेंटेंस को मिक्स करके, तो वो भी इंटेलिजेंस है। तो कुछ लोगों ने उस पे काम करना स्टार्ट किया। फिर कुछ इस तरीके से चीज़ें स्टार्ट हुई कि उन्होंने कहा कि हम मशीन को नॉलेज बेस देंगे, कुछ नॉलेज देंगे और मशीन से हम उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो नॉलेज के बेस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हुई। उसके बाद एक न्यूरल नेटवर्क वाला डोमेन था, जो उस तरीके से आर्टिफिशियल सर इंटेलिजेंस न्यूरल स्टार्ट। नेटवर्क मैंने थोड़ा-सा पढ़ा हुआ है, उसको शायद अभी भी ऐसे बोलते हैं, इट इज़ अ ब्लैक बॉक्स, यस, है ना? उसका अभी भी ये नहीं है कि किस तरह से चीज़ें हों कि आपको जवाब मिला है। जी। तो ब्लैक बॉक्स वो कैसे है, उसका रीज़न ये है कि मैं उसको समझाता हूँ अभी न्यूरल नेटवर्क के बारे में, कि न्यूरल नेटवर्क काम करता है न्यूरॉन्स पे। हुँ, न्यूरॉन्स आप ऐसे समझ सकते हो कि एक छोटा-सा एक कंप्यूटिंग डिवाइस है। वो एक इनपुट लेती है और वो एक आउटपुट देती है। इस तरीके से काम करता है। अब 16 बिलियन न्यूरॉन आपके ब्रेन में, हमारे ह्यूमन ब्रेन में। तो जब हम उनको रिप्लिकेट करेंगे तो 16 बिलियन तो बनेंगे नहीं, ठीक है ना? हमने उनको स्टार्टिंग में बनाना स्टार्ट किया कि हमारे पास एक इनपुट लेयर है जो हम देंगे, फिर हमारे पास इसी तरीके के न्यूरॉन्स हैं। वो इनपुट न्यूरॉन्स के पास गया। अब ये न्यूरॉन से वो इनपुट आगे जाएगा। तो न्यूरॉन काम कैसे करता है कि न्यूरॉन के पास एक सेट ऑफ इनपुट आता है, न्यूरॉन उसको प्रोसेस करता है और जब उसको लगता है कि ये एक थ्रेशोल्ड से ऊपर है तब वो आगे इन्फॉर्मेशन भेजता है प्रोसेस करने के बाद। तो फॉर एग्जांपल आपके पास यदि 10 न्यूरॉन्स हैं जिन्होंने इनपुट लिया, वो 10 न्यूरॉन्स अपने हिसाब से प्रोसेसिंग करके आगे इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, आगे वाले आगे इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, तो इस तरीके से आपके पास लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। और फिर उसमें कि किस न्यूरॉन की जो इनपुट है आउटपुट है उसको किस मल्टीप्लिकेशन के साथ अगले वाले को भेजना है, तो वो वेट्स आ जाते हैं उसके अंदर और फिर बायसनेस भी आ जाती है। तो ये सारे के सारे जो पर्सपेक्टिव एक साथ मिलते हैं और आपका नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क जो है वो बड़ा हो जाता है। तो किस लेवल पे किस तरीके से डिसीजन लिया गया है वो आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क क्या है, एक तरीके से एडजस्टमेंट है चीज़ों का। आपके पास फॉर एग्जांपल 5000 चीज़ें हैं बीच में, आपने इनपुट इधर से दिया, आउटपुट इधर से दे दिया। अब इन जो बीच की 5000 आपके पास न्यूरल नेटवर्क्स हैं, न्यूरल हैं जो नेटवर्क बना रहे हैं, उनको इस तरीके से मैचिंग करनी है अपनी कि वो इस इनपुट को लेके इस आउटपुट को बहुत अच्छे से मैच कर ले। हुँ। अब न्यूरल नेटवर्क्स में आउटपुट भी साथ में ही देते हैं। हाँ, आउटपुट तो वो दे जनरेट करके देता है ना? आउटपुट जनरेट करके देता है, लेकिन आउटपुट देने से पहले हमें उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जिससे कि जब हम उसको एक अननोन आउटपुट देंगे तो वो बताएगा कि ये आउटपुट, या तो वो आउटपुट जनरेट करेगा या फिर बताएगा कि ये आउटपुट इक्विवेलेंट टू दिस आउटपुट है या नहीं। अच्छा, ठीक। उसी को हम मशीन लर्निंग कहते हैं। तो मशीन लर्निंग एक डोमेन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जैसे हमने नॉलेज बेस के बारे में बात किया, जैसे हमने सर्चिंग के बारे में बात किया, ऐसी मशीन लर्निंग डोमेन है जिसमें हम मशीन को लर्न कराते हैं पैटर्न, और फिर मशीन उन पैटर्न को लर्न करके कोई अननोन पैटर्न, जब हम उसको अननोन इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो हमें एक्यूरेटली इन्फॉर्मेशन उसी के तरीके से देती है। एल्गोरिदम्स बोलते हैं इसको। एल्गोरिदम भी बोलते हैं उसको। तो आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे अ, हमने एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास गुड़गांव में हाउस के प्राइसेस हैं। हाउस का प्राइस किस तरीके से डिसाइड होता है? आपकी लोकेशन है, आपका कारपेट एरिया है, आपका 3 बीएचके 2 बीएचके है, बालकनी है नहीं है, किस लोकेशन में है,
और किस बिल्डर ने बनाया है। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स आ गए। एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट हो गया, AQI कैसा है, ये सारी की सारी चीज़ें आ गई। एयरपोर्ट पास है नहीं है, बहुत सारे पैरामीटर्स आ गए। सर आजकल तो एयरपोर्ट दूर ही हो तो सही है। हाँ एग्जैक्टली आफ्टर दिस इंसिडेंट, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। तो अभी सिचुएशन क्या है कि अब हमने ये सब चीज़ें समझ ली। अब इसके बेस पे हमने बताया कि यदि एक हाउस हम बेच रहे हैं या फिर परचेज करना चाहते हैं, यदि ये 7 पैरामीटर्स हैं, इनकी कुछ वैल्यूज़ हैं, तो उसका प्राइस ये है। फिर ऐसी दूसरा हाउस है, उसका प्राइस ये है, तीसरा हाउस है, ऐसे हमारे पास सपोज 1000 एक्सेल सीट में हमारे पास डेटा आ गया और उनके हाउस प्राइसेस भी आ गए। तो अब क्या है, फीचर एक तरीके से आपके पास है, आपके पास उसका आउटकम है। तो अब इन दोनों के बीच में रिलेशन आपको नहीं पता है, ठीक है ना, रिलेशन अभी नहीं बना है। तो न्यूरल नेटवर्क या मशीन लर्निंग क्या काम करते हैं, एक फंक्शन की तरह काम करते हैं, मैथमेटिक्स की तरह। जैसे मैथमेटिक्स में fx इक्वल टू वाई हो गया या वाई स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू वाई। तो उसमें क्या होता है कि आपने एक्स डाला इनपुट और फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि वो उसका स्क्वायर करेगा, तो उसको आपको 3 डालोगे तो 9 बना के देगा। तो एक लिंक बना दिया आपने, एक मैपिंग क्रिएट कर दी। तो इसमें क्या होता है मशीन लर्निंग में कि आपके पास डेटा है और आपके पास रिजल्ट है। अब आपको मैपिंग बनानी है इन दोनों की। तो मैपिंग कैसे बनेगी, जब मशीन ये लर्न कर रहे कि इसके यदि इस तरीके के पैरामीटर है तो इतनी वैल्यू होगी फ्लैट की, इस तरीके के पैरामीटर है तो इतनी वैल्यू होगी। जब मशीन इस चीज़ से लर्न कर लेगी तो उसको मशीन लर्निंग बोलेंगे। और जब ये लर्न कर लिया मशीन ने, तो हम उसको, यदि कोई अलग से बंदा, हमने कोई प्रोडक्ट बना दिया और वो जानना चाहता है कि यदि मैं पैरामीटर देता हूँ तो उसका प्राइस क्या होगा, तो वो पैरामीटर्स देगा, उसके फीचर्स देगा और वो ऑटोमेटिकली उसको बता देगा कि इसका प्राइस ये होना चाहिए। तो अब ये देखेंगे कि इंटेलिजेंटली काम हुआ, मशीन ने लर्न कर लिया पुराने वाले डेटा से। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये मशीन लर्निंग है। और जो इस टाइम पे जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डोमेन ग्रो कर रहा है, वो मशीन लर्निंग के फाउंडेशन के ऊपर ही ग्रो कर रहा है। इसकी बहुत सारी एल्गोरिदम्स है, सपोर्ट वेक्टर मशीन है, लीनियर रिग्रेशन है, बहुत बेसिक है, ठीक है ना। तो इस तरीके की बहुत सारी हैं एल्गोरिदम्स। लेकिन जो अभी एडवांस लेवल पे अब हम आगे यदि चलते चले, जैसे आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहे थे, तो न्यूरल नेटवर्क भी क्या कर रहा है कि इनपुट ले रहा है, आपके पास बीच में न्यूरल नेटवर्क है और ये आउटपुट है। अब इनके बीच में उसको मैपिंग क्रिएट करनी है। अब उसने मैपिंग कैसे क्रिएट करेगा, फॉर एग्जांपल यदि पहले मैपिंग क्रिएट करेगा तो ऑब्वियसली हो सकता है कि रिजल्ट के आसपास नहीं आए, तो उसको रिजल्ट की जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है और अनप्रिडिक्टेड वैल्यू, दोनों के बीच में वैल्यू रिड्यूस करनी है, क्योंकि उसको रिजल्ट के आसपास लेके आना है। तो उसको फिर अपने वेट, अपनी जो अंदर की प्रोसेसिंग है, उसको मैनेज करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। ये जो एडजस्टमेंट का काम है, यही ट्रेनिंग बोलते हैं। तो यही मशीन लर्निंग की ट्रेनिंग होती है कि वो अपने आप को सेट कर ले आउटपुट के हिसाब से, और जब हम उसको नया आउटपुट देंगे तो फिर वो उन्हीं वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके हमें बताएगा। लेकिन वो वेट इतने ज़्यादा होते हैं, वो फीचर्स इतने ज़्यादा होते हैं, वो कॉम्बिनेशंस इतने ज़्यादा होते हैं कि वो बहुत छोटा छोटा इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो हमें इस वजह से वो ब्लैक बॉक्स लगता है और हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि किस वजह से, किस लेवल पे उसने ये डिसीजन लिया और ये वाला आउटपुट हमें दिया। सर अभी जैसे ना एकदम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और बूम जो आया है, बहुत लोग डेटा साइंस के कोर्सेज कर रहे हैं। तो जैसे एल्गोरिदम्स का आपने बताया, मैंने स्टडी किया हुआ है मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, पाइथन वगैरह यूज़ किया हुआ है। तो जब मैं ये कर रही थी उससे पहले, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है, ये जितने भी एल्गोरिदम्स हैं ना, ये हमारे इकोनोमेट्रिक मॉडल्स हैं, जो हम बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं इकोनॉमिक्स रिसर्च में। और हमें, जब हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इकोनोमेट्रिक मॉडल्स को फैंसी बना के और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फॉर्म में सेल किया जा रहा है। और डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग, साइंस, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, सारे उसको स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जब उन्हीं एल्गोरिदम्स को, या फिर जिनको हम इकोनोमेट्रिक मॉडल्स बोलते हैं, सेम चीज़ है, उन्हीं इकोनोमेट्रिक मॉडल्स को जब इकोनॉमिस्ट यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करने से पहले बहुत सारी रिसर्च, लॉजिकल रिसर्च जाती है उस चीज़ में। देन वी डिसाइड कि हम कौन सा इकोनोमेट्रिक मॉडल यूज़ करेंगे। और जो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस फील्ड में देखा, वहाँ पर एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, उठाते हैं, ये एल्गोरिदम लगा दो, ये लगा दो, और उसका परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं बेसिस पे, कौन सी अच्छी परफॉर्म कर रही है एल्गोरिदम, उसको उठाते हैं, उसको यूज़ करते हैं, डिसीजन ले लेते हैं। दैट इज़ नॉट हाउ वी डू इट। वो सेम चीज़ को हम बहुत अलग तरीके से यूज़ करते हैं इकोनोमेट्रिक्स में, जो बहुत टाइम पहले से हो रही है। करेक्ट। और ये
आपके हिसाब से राइट अप्रोच है या नहीं जो अभी यूज हो रही है एआई में, मशीन लर्निंग में? एल्गोरिदम्स को बस डाला, बेस्ट परफॉर्मिंग एल्गोरिदम देखी, बायसनेस और वो कहीं कुछ चेक्स होते हैं, और बस उसको उठाया और डिसीजन ले लिया। उसी चीज को करने की एक बहुत डिफरेंट अप्रोच है। मैं इकोनॉमिक्स से हूँ, तो या तो हो सकता है मेरा बायसनेस है, लेकिन लॉजिकली स्पीकिंग मुझे इकोनोमेट्रिक अप्रोच ज़्यादा सही लगती है कि बहुत सारे चेक्स होते हैं, एंड में आके मॉडल यूज़ होता है। हम्म देन वी गिव अ डिसीजन कि देखो हमने पहले भी चीज़ें लॉजिकली ये बोली थी, यही हैं, मॉडल भी प्रूव कर रहा है, और उसके बाद वी टेक अ डिसीजन। हम्म पर अब एआई में आई फील भेड़-चाल सी हो गई है, एल्गोरिदम, 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 हम्म और चेक्स करो और बस डिसीजन ले लो। तो आपको कौन-सी क्या लगता है कि क्या अप्रोच सही हो सकती है? इसमें अप्रोच सारी ठीक है। हुँ। इसमें सब डिग्री का इम्प्लीमेंटेशन जो है ना डिग्री वाइज चेंज होता है। जैसे आपका जो मॉडल है इकोनोमेट्रिक्स जो आपने बोला, हुँ। वो बेसिक बेसिक जितने भी चीज़ें हैं ना, जैसे लीनियर रिग्रेशन आप यूज़ करते हैं उस तरीके से, तो वो बहुत बेसिक एल्गोरिदम है। नहीं सर, हम एडवांस लेवल मैं क्या इकोनोमेट्रिक्स टाइम सीरीज़ नहीं, वगैरह में भी बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल, हाँ, टाइम सीरीज़ की फोरकास्टिंग हो गई, ये सारे का हुँ। सारा हो गया। तो ये सब जो मॉडल्स हैं, ठीक है ना? अभी भी जो मॉडल उस तरीके से यूज़ होते हैं, तो उनको हम स्टैटिस्टिकल मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है ना? लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स हैं ना, वो उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। जो प्रॉब्लम थी, वो उस टाइम की सेम थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्टीमेटली यदि आपको मैं बोलूँ कि जैसे हमने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि हाउस प्राइस प्रेडिक्ट करने का, तो यदि इसमें हम 1000 पैरामीटर्स डाल देंगे, तो आपके जो पुराने वाले मॉडल्स हैं, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा प्रेडिक्ट करना। इसी चीज़ को उन मॉडल्स में बोला जाता है ओवर एस्टिमेट करना। जी। तो उस चीज़ को ही गलत मानते हैं कि आप इतने पैरामीटर्स डाल रहे हो, तो वो ओवर एस्टिमेशन हो रही है, रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे ढंग के। हाँ, क्योंकि ओवर एस्टिमेशन बोल इसको ओवरफिटिंग भी बोल हाँ सकते हैं जी, हाँ डायरेक्टली, हाँ। जी। लेकिन ये है कि ये तो हो गया बेसिक, क्योंकि आपका मॉडल उस कैपेबिलिटी के साथ नहीं है कि इतने पैरामीटर्स को प्रोसेस करके रिज़ल्ट आपको दे पाए। तो अब ये लेकिन वो चीज़ इम्पैक्ट तो करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आप बायोलॉजिकल डेटा लें, यदि आप एक इमेज का डेटा लें, तो एक इमेज में कितने सारे पिक्सल होते हैं। यदि आप वीडियो लेंगे, तो वीडियो के फ्रेम बाय फ्रेम कितने सारे इनपुट आपके हो गए। उनमें वो मॉडल नहीं काम कर पाएगा। उनमें नहीं करता। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उससे एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा और मॉडल्स डेवलप करने पड़ेंगे। तो जो मॉडल्स हैं वो डोमेन के हिसाब से चलते हैं। कुछ डोमेन में जो बेसिक मॉडल हैं उन्हीं से काम चल जाता है। कुछ डोमेन हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो मैंने कंप्यूटर विजन और ये सब चीज़ों के बारे में बताया, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है। तो वहाँ पे फिर वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जब बढ़ते जाएँगे, तो हमें नई रिसर्च और इनोवेशन करनी पड़ेगी। तो नई रिसर्च और इनोवेशन करेंगे, तो फिर हमारे जो मॉडल्स हैं वो सोफिस्टिकेटेड और आगे जाके एडवांस होने स्टार्ट हो जाएँगे। तो वो कंप्लीटली वो है तो एआई, वो भी एआई है, लेकिन वो बड़ा बेसिक एआई है, और ये बहुत मोस्ट एडवांस वर्जन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए है। तो इसलिए डिग्री ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की वजह से चीज़ें चेंज होती रहती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू जैसे आप बोल रहे हो कि उसमें एक ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन ओवरसाइट, ह्यूमन सुपरविजन और उसका क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए, तब हमें मॉडल को यूज़ करना हाँ चाहिए। वो जी। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन यदि किसी को सिंपली ऐसे देखना है कि मुझे तो 2 फैक्टर डालने हैं और मुझे ये रिज़ल्ट आ जाए, तो वो उसी तरीके के मॉडल यूज़ करेगा जो सिंपल है और उसको रिज़ल्ट दे दे। लेकिन उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब उन मॉडल को यूज़ कर रहे हैं, तो मॉडल की लिमिटेशन क्या है? वो मॉडल किस पर्टिकुलर टास्क के लिए ज़्यादा सूटेबल है? उसके पैरामीटर किस तरीके से ट्रेन होने चाहिए? तो वो सब ध्यान तो रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप कंप्लीटली मॉडल के ऊपर डिपेंडेंट उस तरीके से नहीं हो सकते और नहीं होना भी चाहिए। जी। सर, हम प्रेज़ेंट तक तो आ गए, जी। आपने बहुत अच्छे से हिस्ट्री समझा दी पूरी। अब इसका फ्यूचर क्या है? इसका फ्यूचर ये है कि तो सबसे पहले फ्यूचर का जो थीम है हम समझ चुके हैं कि फ्यूचर का थीम ये है कि हमारी लाइफ ईज़ी होगी, हमारा काम कम हो जाएगा, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है कि हम टेक्नोलॉजिकली एम्पावर्ड होते जा रहे हैं। तो हमारे पास टूल इतने सारे के सारे बनते जा रहे हैं, और वो हमें इतना एम्पावर करते जा रहे हैं कि अब बेसिक सर्वाइवल की जो बात है, मतलब हो सकता है सोसाइटी में बहुत तरीके के लोग रहते हैं, वो अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम जनरल तरीके से बात कर रहे हैं। तो सर्वाइवल की जो टेंशन है, सर्वाइवल का जो एक एंग्ज़ायटी है, वो तो ख़त्म है, ठीक है ना? तो अब हम आप देखेंगे कि क्रिएटिव एस्पेक्ट जो है ना, लाइफ़ का इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो अब हम जिस डोमेन में इम्प्रूव होते जा रहे हैं, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल एज में क्या था, जो प्रीवियस वाली इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन थी, उनमें हमें सेम प्रोडक्ट मास में बनाना था। तो हमें सेम टाइप की मशीनें चाहिए, और हमें उन मशीन को फैक्ट्री में रखना है। फैक्ट्री में रखने के लिए, उनको चलाने के लिए हमें मैकेनिक चाहिए, या फिर उस तरीके के स्किल्ड वर्कर चाहिए। उसी के अराउंड फिर हमने अपना एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया, जो स्टूडेंट को मतलब उसी तरीके से पढ़ाता था, और वो उनको वो एक फैक्ट्री में या फिर एक कंपनी में या फिर एक इकोसिस्टम में जाके फिट हो जाते थे। लेकिन अब ये चीज़ चूँकि
मेंटल फैकल्टी के ऊपर आ चुकी है कि आपकी फिजिकल वर्क तो जा ही रहा है, आपका मेंटल वर्क भी जाएगा। तो आपको ह्यूमन क्रिएटिविटी का जो एस्पेक्ट है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जो बेसिक लेवल की मेंटल फैकल्टी है, जो बेसिक लेवल का काम है, मेंटल वर्क है, वो तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एजेंट्स हैं ये सब कर लेंगे। तो फिर आप और हम क्या करेंगे एक्स्ट्रा? तो उसके लिए क्या है कि हमें, चूंकि अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास फ्री टाइम है, हमारे पास अनएक्सप्लोर्ड ह्यूमन जर्नी है, हमें ये भी नहीं पता है कि कितनी जर्नी बची हुई है, ठीक है ना, और क्या क्या हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब हम एक्सप्लोर कर लेते हैं तब हमें लगता है कि अच्छा ये भी एक्सप्लोर कर सकते थे हम। तो वो वाले एस्पेक्ट में हमें जाना पड़ेगा। हमें अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनको इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को यूज़ करके उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और जब हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो छोटे होते चले जाएंगे, उसमें क्या होगा कि आपको एज ए इंडिपेंडेंट पर्सन ही इतना कम्पिटेंट रहना पड़ेगा कि आप सारा का सारा एक एंटरप्रेन्योरशिप का एटीट्यूड डेवलप करें, उसी तरीके से स्किल डेवलप करें जिसमें आप मास्टर हैं, और जो अवेलेबल टूल आपके पास हैं उनको आप यूटिलाइज करें और अच्छे से अच्छा करने का, अच्छे से अच्छा रीस्किल करने का, स्किल करने का, ग्रो करने का सोचें। लेकिन जो मेजर शिफ्ट है वो माइंडसेट का शिफ्ट है कि अब आपको ऐसा नहीं है कि आपको क्लास में 5 क्वेश्चन दिए, आपने 5 क्वेश्चन कर दिए, आपका काम खत्म हो गया, नहीं। क्योंकि वो सिस्टम तब चलता था जब आपको फैक्ट्री में जाके, किसी कंपनी में जाके फिट होना होता था एज ए कंपोनेंट लेबर। अब वो चीज़ सिचुएशन नहीं है, क्योंकि अब आप एम्पावर्ड हैं। फैक्ट्री में जो लीडर हैं उनको भी नहीं पता है कि किस तरीके से ग्रो करना है, क्योंकि अनसर्टेन फ्यूचर है, ठीक है। तो इस डिजिटल रेवोल्यूशन में क्या है कि अब हमें इंडिविजुअल लेवल पे ही इंडस्ट्रियस होना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, अपनी प्रॉब्लम, अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम, आसपास की प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करनी है, उनको सोल्व करने के लिए आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास रिसोर्सेज है, उनको एक्यूमुलेट करना है और अपना सोल्यूशन दे के आगे बढ़ना है। सर और उसी के अराउंड जो है हमें अपना जो बिजनेस है, जो भी कुछ है, वो सेट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। सर ये तो आयरनी होगी ना एक तरह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम था लाइफ आसान बनाना, उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने टाइम तो दे दिया हमको, लेकिन आसान बनाने की बजाय इंसान से और ज़्यादा मेहनत हो रही है अब। हाँ, तो वो पुश कर रही है, क्योंकि हम अल्टीमेटली जो एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी को कैसे ग्रो करते हैं, जो जो फ्यूचर देखने वाले लोग हैं, जो मेहनत करने वाले, जैसे इनोवेटर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, काम तो वो करते रहते हैं, वो तो 24 आवर्स काम करते रहते हैं, सोचते रहते हैं हमेशा फ्यूचर के बारे में, और उनके जो प्रोडक्ट हैं, जो वो डेवलप करते हैं, फिर वो हमारी लाइफ को ईज़ी करते हैं। तो अब वही चीज़ है कि चीज़ें तो आसान हो रही हैं, लेकिन आपको यदि ग्रो करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक लेवल पे सोसाइटी आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहाँ पे है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके सारे काम कर रही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या होगा, एक तो आपको जॉब तो जाना ही जाना है। कहने का मतलब वो डिग्री ऑफ मतलब परसेंटेज के हिसाब से कि किस तरीके से जॉब रिड्यूस होंगे। लेकिन अब उसके साथ-साथ जॉब इंक्रीज़ भी होंगे, क्योंकि एक नया टूल आया है, नई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आई है, तो आपको उसमें एडजस्ट होने के लिए आपको अपने आप में चेंज लाना पड़ेगा, अपने स्किल सेट में चेंज लाना पड़ेगा, और जो नए ज़माने के हिसाब से आपको चीज़ें चाहिए, वो यूज़ करनी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब से पहले 2010 से पहले या 8 से पहले कंटेंट क्रिएटर जॉब टाइटल नहीं था, अब है। ग्राफिक डिज़ाइनर जॉब टाइटल नहीं था, अब है। पहले अ, वीडियो एडिटर नहीं था, अब है। तो इसी तरीके से जॉब के जो फॉर्मेट है वो बदल जाएगा, क्योंकि नई सोसाइटी है, नया डेवलपमेंट है। एक चीज़ को और अच्छे तरीके से समझते हैं कि जो डिजिटल सोसाइटी है, पुराने वाली में हमने मशीन्स बनाई मास में, उन्होंने हमें प्रोडक्ट सर्विसेज दिए। इसमें हम जो है ना, मास में इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं, इस वाली सोसाइटी में। तो यदि मास में इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं, तो वो हर एक तरीके की इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है। हम यहाँ पॉडकास्ट में डिस्कस कर रहे हैं चीज़ें, तो ये एक वैलिड और यूज़फुल कंटेंट सोसाइटी के लिए जनरेट हो रहा है। कोई एंटरटेनमेंट के लिए कंटेंट जनरेट कर रहा है, तो एक तरीके से हम इंफॉर्मेशन और डेटा ही जनरेट कर रहे हैं। तो उसी तरीके से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, उसी डायरेक्शन में हमें जाना पड़ेगा। और भी चीज़ें हैं, वो भी इम्प्रूव होंगी, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है, ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव हो जाएगा। तो फिर आपको सेल्फ ड्राइविंग कार को ट्रेन करने के लिए, ठीक है ना, या फिर उसको, उसमें एथिक्स, उसको क्या डिसीजन लेना चाहिए, यदि उसके पास एक डायलेमा वाली सिचुएशन आ जाती है। फॉर एग्जांपल, एक सेल्फ ड्राइविंग कार का सिचुएशन लेते हैं। आपने सेल्फ ड्राइविंग का मतलब एक कार खरीद ली है, आप जो है बैक सीट पे बैठे हुए हैं, आप ऑफिस से आ रहे हैं, और आपके अलावा कोई कार में होगा ही नहीं, क्योंकि इट इज सेल्फ ड्राइविंग। अब वो आपको ऑफिस से घर पे लेके आ रही है। रास्ते में हाईवे पे क्या हुआ कि कार के ब्रेक फेल हो जाते हैं। ह्यूमन मतलब एरर है, टेक्निकल एरर है, हो सकती है। अब जब ब्रेक फेल हो जाते हैं, आपके पास एक जो थीफ है वो बैंक से कुछ चुरा के भाग रहा है, वो कार के आगे आ जाता है। अब आपकी कार को क्या डिसीजन लेना चाहिए?
रुक जाना चाहिए, रुक वो सकती नहीं है ब्रेक फेल। क्योंकि ब्रेक फेल हो चुके हैं। तो 2 डिसीजन उसके सामने हैं, या तो जैसे चल रही है वो चल जाए, ठीक है ना, या फिर वो कट मार के रास्ता बदल ले। लेकिन वो रास्ता नहीं बदल पाएगी, हम एक सिचुएशन और दे देते हैं कि वहाँ पे डिवाइडर है, तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब 2 ही सिचुएशन है, या तो आप हर्ट होंगे, आप कार के ओनर हैं, आप अंदर बैठे हुए हैं, या फिर वो पर्सन हर्ट होगा, एक्सीडेंट होगा। तो इस डिलेमा में आप देखो कि कार को क्या डिसीजन लेना चाहिए। कार के पास एथिकल नॉलेज होनी चाहिए, तो अब कार को एथिकल नॉलेज कौन देंगे? जो फिलोसफर्स हैं, जो एथिक्स में काम करते हैं, वो अपने आप को रिट्रेन करेंगे और वो इन सिचुएशंस के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, और फिर वो कोड बनाएंगे, मोरल कोड बनाएंगे, और वो फिर कंप्यूटर साइंटिस्ट के साथ बैठेंगे और उनको बात करना, मतलब उसको इनकोड करने के लिए बात वो करेंगे। सर ये हो रहा होगा अभी हाँ, एथिकल ये कुछ कोडिंग। चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि नई चीज़ें इमर्ज हो रही हैं। कुछ हो सकता है कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बड़े मतलब सोचते थे कि ये एम्प्लॉयबल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना स्टार्ट हो जाए। तो अभी चीज़ें अनसर्टेन हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो बेसिक फाउंडेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जॉब्स का, वो यही है कि जिन जॉब्स में क्रिएटिविटी का एस्पेक्ट ज़्यादा है, इमोशनल एस्पेक्ट ज़्यादा है, जिनमें ह्यूमन नर्चरिंग का एस्पेक्ट ज़्यादा है, दे आर रोबोस्ट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन। तो उसी तरीके से हमें उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करनी चाहिए, और हमें अपनी क्यूरियोसिटी के हिसाब से नई से नई प्रॉब्लम सोल्व करना, सोचना, उनके अराउंड सॉल्यूशन डेवलप करना, वो अप्रोच डेवलप करनी चाहिए। पहले क्या होता था कि मैनेजर का काम है कि वो कंपनी में किसको क्या काम दे, और उसने वो काम किया और उसका काम फ्री हो गया। अब सिचुएशन ऐसी नहीं है। अब आपको भी एक एज ए टीम में काम करना है, और आपको खुद भी अपने इनपुट देने हैं, एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनना है। तो एक हिरार्की वाली सिचुएशन नहीं है, अब आपको एक एज ए टीम मेंबर काम करना है, और क्योंकि आपको एज ए टीम सर्वाइव करना है, माइंडसेट जो है आपका शिफ्ट करना पड़ेगा, एजुकेशन में भी, प्रोफेशनलिज्म में भी, गवर्नेंस में भी, सभी जगह पे। क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव है। एग्जाम्पल, जो एक प्रोफेसर हैं एंड्रू एनजी, उन्होंने बोला है, स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर हैं, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट इस तरीके से होगा जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी से इम्पैक्ट देखा है अपनी सोसाइटी में। आज के टाइम पे हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना अपनी लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी एनर्जी की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी से पूरी होती है, और हमारे जितने भी प्रोडक्ट सर्विसेज हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो उसने हमारी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। उसी तरीके से यदि आप सोचें तो ऐसा कोई भी काम नहीं है, चाहे वो सबकॉन्शियस माइंड की इंटेलिजेंस हम यूज़ करें, जो बिना इंटेलिजेंस के हम काम करते हों। तो जहाँ पर भी इंटेलिजेंस का पर्सपेक्टिव है, वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने की पूरी संभावना है। चाहे वो अब आए, चाहे वो कुछ टाइम बाद में आए, लेकिन हमें उसी तरीके से प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। सर इसकी वजह से एक चीज़ और हो सकती है कि 2 तरह के इंडिया हैं, एक इंटेलेक्चुअल इंडिया है और एक अनएडुकेटेड इंडिया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ये डिवाइड और बढ़ेगा। जी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ नॉट अबाउट, ये बायस नहीं है किसी के प्रति, उसका तो केवल गेम ये है कि मुझे एफिशिएंसी इम्प्रूव करनी है, मुझे ह्यूमन एफर्ट रिड्यूस करना है। वो यदि इंटेलेक्चुअल इंडिया का होगा। वो किसी का भी हो सकता है। अगर अनएडुकेटेड इंडिया है, उनको यूज़ ही नहीं करना आ रहा उसको, हाँ, तो वो तो फिर रह जाएँगे। तो मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये फिलॉसफी इसकी है। अब ये अडॉप्शन कहाँ पे होता है वो मैटर करता है। यदि इंटेलेक्चुअल इंडिया में अडॉप्शन होता है तो वहाँ पर भी ऑब्वियसली जॉब का वो सिचुएशन बनेगा, लेकिन वो एक्सप्लोर कर लेंगे चीज़ों को, चूँकि उनके पास रिसोर्सेज़ हैं। लेकिन यदि ऐसी जॉब्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, जैसे ऑटोमेशन है, मैन्युफैक्चरिंग में है, ठीक है ना? वहाँ पे एक लो स्किल्ड वर्कर काम कर रहा है, जो एक मशीन को ही ऑपरेट करता है, उस तरीके से काम करता है, तो उसकी जॉब चली जाएगी। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग वैसे लो है। वैसे लो है, लेकिन ओवर मतलब जितनी भी है उसी तरीके से हम यदि अज्यूम करके चलें, ओवर मतलब हमें ग्लोबल स्टडी के तरीके से देखना पड़ेगा इसको। तो अब यदि वो जॉब कम होती है तो ऑब्वियसली उसके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो वो अपने आप को रीस्किल करे, अपने आप को दूसरे सेक्टर में जाए, जॉब सर्च करे, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट प्रोवाइड करे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उस तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। एक तो पर्सपेक्टिव ये है। यदि ये भी नहीं हो पाता है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो फिर गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड दे हैव टू कम फॉरवर्ड एंड दे हैव टू अंडरस्टैंड कि यदि ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब चली गई है तो उनको सपोर्ट किया जाए। तो फिर एक इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो उनको यूनिवर्सल बेसिक इनकम दिया जाना चाहिए, या फिर उनको एक नए पर्सपेक्टिव से उनको ट्रेन करके किसी और तरीके से यूज किया जाना चाहिए, या फिर कंडीशनल यूनिवर्सल बेसिक इनकम उसको दिया जाना चाहिए कि आप काम करो, ये वाला काम होगा, बस हम आपको सर्वाइव करने के लिए चीज़ें देंगे। तो इस तरीके की चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी।
आने वाले टाइम में, जो काफ़ी जगह पे एडवांस लेवल पे और एडवांस कंट्रीज़ में डिस्कस भी हो रही हैं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी हुँ। एडवांस कंट्रीज में। एडवांस में भी और यहाँ पे भी, जैसे आप एक तरीके से देखें इनकम को, यदि हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम को इनकम हटा दें उसमें से, तो सस्टेन करने के लिए अभी भी प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है वो 80 करोड़ लोगों को फूड तो प्रोवाइड कर रही है, राशन। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है कि फिर आपको जो है थोड़ा सा इनकम और उस तरीके का जो इंसेंटिव है वो देना स्टार्ट हो जाएगा। ये है कहने का मतलब, ये है कि ये सोशो इकोनॉमिक और पॉलिसी रिलेटेड डिसीजन है, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, तो वो डिसाइड करेंगे। हो सकता है कि वो अभी इतना ज़्यादा अडोप्शन अलाउ ना करें कंट्री के अंदर, कि हम धीरे धीरे करके देखेंगे उस तरीके से चीज़ें अलाउ करते हैं। यदि अडोप्शन तेज होता है, ओब्वियसली फोर्स, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन को आप रोक तो सकते नहीं है, नहीं तो आप फिर इंटरनेशनल मार्केट में अनकम्पिटिटिव हो जाते हैं। तो फिर वही है कि आपको चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेंगी पॉलिसी लेवल पे और देखना पड़ेगा। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए क्योंकि हमारा एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास में, हम उसको जितना अच्छे से यूटिलाइज करें उतना ही हमारे कंट्री को ग्रो करने का इस टाइम पे बहुत अच्छा चांस है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को के ऊपर बहुत लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। पुराने वाला सेंचुरी हम चाइना का बोल सकते हैं कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेशन को इतना हाई लेवल पे लेके गया, उनका कंट्री पॉवर्टी फ्री एक तरीके से हो गया है और जो है वो वन ऑफ द लीडर बन गए हैं वर्ल्ड के। तो ये वाला एक नया रेवोल्यूशन है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो डेटा है, जो एल्गोरिदम्स हैं, जो ह्यूमन इंटेलेक्ट है, उसमें हम इन्वेस्ट करें और हम वर्ल्ड की तरफ बढ़ने, हम वर्ल्ड को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज और प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की स्टार्ट सर करें। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि जो जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से चाइना एआई में भी डोमिनेट कर रहा है ऑलरेडी। वो बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट उन्होंने बहुत टाइम पहले से स्टार्ट की हुई है एआई में। कंपैरेटिवली इंडिया उतना लेवल पे नहीं है अभी। हाँ, अभी हम उस लेवल पे नहीं है, क्योंकि जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, पहले हम उनको एक बार समझ लेते हैं तो हमें चीज़ें आसान हो जाएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2010 के आसपास ही क्यों मतलब एक तरीके से बज़वर्ड की तरह आया और इसने सारी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर दिया, क्योंकि ये डेवलपमेंट जैसे हमने डिस्कस किया 1950-56 से चल रहा है। हुआ ये कि जब साइंटिस्ट और ये सब डेवलप कर रहे थे चीज़ों को, तो उसमें जो एल्गोरिथम्स था, जैसे मैंने आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बताया, तो उसके लिए आपको कंप्यूट पावर चाहिए और डेटा चाहिए। यदि आपके पास दोनों चीज़ नहीं है तो फिर आपका एल्गोरिथम रुक गया, वो टेस्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो उसमें डेवलपमेंट इस तरीके से रुक गया। इसी वजह से जो आपके प्रोफेसर जोफ्री हिल्टन है, जिन्होंने डीप लर्निंग वाले मॉडल्स ये बनाए और उनको फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, ये ही एक पर्टिकुलर ग्रुप बचा जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में काम कर रहा था। और लोग इनको बोलते थे कि यार तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो इस वाले फील्ड में, ना इसको छोड़ दो, इस अप्रोच को, दूसरी अप्रोच पे आओ एआई की। लेकिन वो करते रहे। तो इस बीच पे इतना बुरा टाइम ये था उनके लिए। लेकिन 2010 में क्या हुआ कि हमारे पास 2010 से पहले 2000 के आसपास इंटरनेट आया, बूम। इंटरनेट एक्सेस बढ़ा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आए, उनसे डेटा जनरेट हुआ, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशंस आई। तो डेटा हमने जनरेट कर लिया। उसके बाद हमने जो हमारा स्टोरेज है, क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट हो गया, उससे हमारा स्टोरेज में इंप्रूवमेंट हुआ। उसके बाद हमारा जीपीयूज, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हम गेमिंग के लिए स्टार्टिंग में यूज करते थे, जो हमें हेल्प करता था प्रोसेस आसान करने के लिए, वो इंक्रीज हो गया, उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ गई। तो वो सारी की सारी चीजें और एल्गोरिदम हमने बनाए हुए थे और हम उस पर काम कर रहे थे, लेकिन वो टेस्ट नहीं हो पा रहे थे। 2010 के पास ये सारे कंपोनेंट एक साथ मिल गए और फिर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। और जो फाउंडेशन मॉडल्स हैं, जो डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक सब पार्ट है, जिसमें डीप लेयर्स आपके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के हैं बहुत सारे, ठीक है ना, इवन हंड्रेड्स ऑफ डीप न्यूरल नेटवर्क्स हैं जिन्होंने एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर दिया। फॉर एग्जांपल 2010 तक या 90s तक हमारी जो स्पीच रिकॉग्निशन की एक्यूरेसी थी वो 70% पे आके रुक गई, और 2010 में एकदम से हमने 97-98 पर हम पहुंच गए। 2010 के आसपास जो डेवलपमेंट हुए, जो प्रोडक्ट बने, जो एल्गोरिथम्स बने, ठीक है ना, उन सब ने स्पीच रिकॉग्निशन हो, टेक्स्ट ट्रांसलेशन हो, मशीन ट्रांसलेशन हो, हर एक डोमेन में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो उसमें एक रिमार्केबल प्रोग्रेस करी। तो इसी के बाद क्या हुआ कि अब हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर अपने प्रोडक्ट बना के जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और 2000 के बाद फिर ये ओपन एआई ये वगैरह स्टार्ट हो गया 2018 और 15 के बाद में, और फिर चीज़ें डेवलप होना स्टार्ट हुई। लोगों ने इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, रिसर्च हुआ, और जो आपके इंग्रेडिएंट्स थे एल्गोरिदम पे, इंप्रूवमेंट तो ह्यूमन बीइंग ही करेगा क्योंकि इंटेलिजेंटली डेवलप करना है, डेटा आपके पास है, कंप्यूट पावर आपके पास आ गया है, ठीक है ना। तो आपके सारे जब इंग्रेडिएंट मिल गए, तो हमने देखा कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके एक्सप्लोजन हो गया प्रोडक्ट और सर्विसेज का। इसलिए अब जितने प्रोडक्ट और सर्विसेज आ रहे हैं, वो आप देखेंगे कि हर एक डोमेन में कुछ ना कुछ वो पेनिट्रेट कर रहे हैं और चीज़ों को
इम्प्रूव कर रहे हैं उस डोमेन की। तो ये वाला जो पर्सपेक्टिव है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट का एट प्रेजेंट पॉइंट इन टाइम। पर सर अब ये इंग्रेडिएंट्स इंडिया के पास भी हैं, पर हम चाइना के लेवल पे तो कहीं पे भी नहीं है। ये इंग्रेडिएंट इंडिया के पास अभी नहीं है, क्योंकि जो अभी टेक्नोलॉजी है वो एक तरीके से देखेंगे तो रेस्ट्रिक्टेड है। जितनी भी बिग टेक कंपनीज हैं उन्हीं के डेवलपमेंट्स हैं। गूगल है, फेसबुक है, एक्स है, ओपन एआई है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब कंपनीज है। इनके पास डेटा क्या है, क्योंकि इनके डेटा सेंटर्स वगैरह तो सब बाहर हैं। तो ये प्लेटफॉर्म इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, उस तरीके से तो डेटा तो इनके पास है, कलेक्ट होता है, लेकिन वो हमारे पास नहीं है ना डेटा उनका। तो डेटा वहाँ कलेक्ट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट उनके पास है, और जीपीयू एनवीडिया कंपनी यूएस वगैरह वो सब कुछ उनके पास है। तो उनके पास एक बहुत अच्छा होलिस्टिक इकोसिस्टम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने का। उसी तरीके से चाइना के पास है, क्योंकि चाइना ने ये सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो उसके अपने हैं। जैसे उसके पास बाइडू है, उसके पास अपना सोशल मीडिया है, उसके पास अपना ट्विटर है अपने नाम से, तो उसके पास भी इकोसिस्टम है डेवलप करने का। तो इसलिए उसने भी डीप सीक आप देखेंगे वो डेवलप कर लिया, ठीक है ना। तो हम अभी धीरे धीरे इस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ें करना स्टार्ट होंगे। गवर्नमेंट ने भी आई थिंक काफ़ी फंडिंग इंडिया एआई मिशन के हिसाब से प्रोवाइड करी है, जिसमें जीपीयू वगैरह परचेज करना, इन सब चीज़ों की सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है और हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। बट अभी हमें बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जो इस तरीके से हम अभी नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमें स्किल और ट्रेनिंग और अपने एजुकेशन सिस्टम को पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि चाइना ने तो अपने स्कूल सिस्टम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलाउ बिल्कुल फोर्स कर दिया है कि एवरीबडी हैज़ टू अंडरस्टैंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस properly, and they have to understand at least implications, how artificial intelligence works, these type of things। इसको हम artificial intelligence literacy बोलते हैं। तो वो उस एस्पेक्ट पे तो हैं। तो हमें उन सब चीज़ों को जो अच्छी अच्छी अप्रोचेज हैं उनको यूटिलाइज करके अपने कंट्री में बहुत अच्छे तरीके से अडोप्ट करना चाहिए। मेरी एक कलीग मुझे लास्ट वीक ही बता रही थी कि यूएस के नर्सरी क्लासेस में भी एआई कोर्सेज में डाल दिया है। जी। तो ये तो बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है एक तरह अच्छा, से। हम बात कर रहे थे उसके ऊपर कि टेक्नोलॉजी का क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है। अब यूएस आप देखेंगे जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं वो या तो चाइना से आ रहे हैं या फिर यूएस से आ रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो प्रोडक्ट आ रहे हैं इनका जो सोर्स कोड है किसी किसी सोर्स कोड में, जैसे लामा का सोर्स कोड है वो अवेलेबल है, ओपन सोर्स है, लेकिन बाकी का नहीं है। तो बाकी का उन्होंने बोला है कि हम डेमोक्रेटाइज करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, लेकिन वो डेमोक्रेटाइजेशन की जब बात करते हैं तो वो डेमोक्रेटाइजेशन केवल एक्सेस की बात करते हैं। कहने का मतलब है आप यूज कर लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बनाने की बात करते हैं तो उसमें यूज केस एक बहुत छोटी चीज़ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारे जो लेयर्स होती हैं जिनको हम एआई स्टैक बोलते हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास एआई इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, उसके पास एआई एल्गोरिथम लेयर, एआई मॉडल लेयर, एआई डेटा लेयर, एआई एप्लीकेशन लेयर, एआई सॉल्यूशन लेयर, और एआई आपके जो बाद में फिर वो यूटिलाइज होती है। तो यदि हम केवल यूज केस बन जाएंगे कि यूज करना हम जानते हैं, लेकिन जो डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए टेक्नोलॉजी का वो इन सारी लेयर्स पे होना चाहिए। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल होना चाहिए, हमारे पास डेटा भी अवेलेबल होना चाहिए, हमारे पास जो मॉडल डेवलपमेंट है, जो इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस जाएगी, तो उसके लिए क्या है कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा ट्रेन होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में। वो कैसे ट्रेन होगा, जब हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इसके कोर्सेज होंगे, जो ट्रेनर्स हैं, जो एक्सीलेंट टीचर्स हैं, उनको प्रमोट किया जाएगा, इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि आप ट्रेन करो, स्कूल सिस्टम में इसको लेके आएँ। तो इसी तरीके से हर एक जो लेयर है ना हमारी, उस पे हमें काम करने की ज़रूरत है, तभी हमारी कंट्री बहुत अच्छा इसमें कर पाएगी। अदरवाइज़ फिर हो सकता है कि हम इस रेस में पीछे ना रह जाएँ, क्योंकि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स तो है, लेकिन अब हम ह्यूमन रिसोर्स को अच्छा कैसे बनाएँ कि वो एआई कंपेटेबल बन जाए और एआई को डिज़ाइन करना, डेवलप करना सीख जाए, रादर देन केवल यूज़ करना सीखे। क्योंकि यदि यूज़ करेंगे तो फिर वी आर जस्ट पेइंग एंड पेइंग फॉर द यूज़, हम वी आर एक जस्ट मार्केट मार्केट फॉर देम। तो ये सिचुएशन है और जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए, और जिस पे हमें मतलब हमें प्रोड्यूसर बनने की ज़रूरत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत है। सर अगर इंडिया प्रोड्यूसर बन जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये वाली चीज़ें अगर सॉल्व हो जाती हैं जो इतनी डिफिकल्ट है नहीं, एफर्ट लगे तो सॉल्व हो सकता है ना, क्योंकि पता है कि टारगेट क्या करना है ना। इंडिया का फ्यूचर क्या होगा सर फिर? इंडिया का फ्यूचर बढ़िया होगा, क्योंकि यदि आपने इसमें एक तो चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए कि 2 चीज़ें होने वाली हैं। एक तो मास अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लेकिन उसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, एक इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने अपनी स्टडी में बताया कि 85 मिलियन जॉब्स विल बी गॉन। लेकिन उन्होंने अपनी स्टडी में ये भी बताया कि 97 मिलियन न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड। बट जो नई जॉब हैं वो नहीं होंगी जो इरेडिकेट हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी। तो
उन न्यू जॉब्स को यदि अडॉप्ट करना है तो फिर उसके लिए तो फिर आपको ट्रेनिंग पे फोकस करना पड़ेगा, अपने ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने ह्यूमन रिसोर्स का माइंडसेट ही चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, जो पुरानी वाली फेज था वो ये था कि आपने एक लिमिटेड चीज सीख ली, स्किल सीख लिया और फिर आप जाके फिट हो गए। अब वो फेज नहीं है, अब आपको कंप्लीटली अपनी ओनरशिप लेनी है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप वाले मोड में आना है, ठीक है ना। और फिर आपको वो उस स्किल के अराउंड अपनी एक्सपर्टीज इतनी डेवलप करनी है दैट यू आर ऑलमोस्ट बेस्ट। और फिर उसके अराउंड आपको बिजनेस सर्विसेज ये सब आपको आने वाले टाइम में ऐसा दिखेगा जो होने भी वाला है, और जिसके बारे में बोल रहे हैं कि $1 बिलियन की कंपनी बनाने के लिए आपको कितने लोग चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए, पूरा सेटअप चाहिए, पूरा मार्केट रिसर्च और ये सब चीज़ें चाहिए। आने वाला टाइम ऐसा भी हो सकता है बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि केवल 10 लोग, 5 लोग, इवन 1 पर्सन ही अपने लेवल पे $1 बिलियन कंपनी बना दे। दैट इज द अपॉर्चुनिटी। तो आप देखेंगे कि एक जो एम्पावरमेंट है टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो एक ग्रुप से हटके वो एक इंडिविजुअल की तरफ आ रहा है। तो जब आपके पास एजेंट चारों तरफ हो जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट, जिनको आप जो बोलेंगे, जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो कर देंगे, तो फिर अल्टीमेटली बात इस चीज़ पे बची कि मैं उन चीज़ों को यूज करके क्या प्रॉब्लम सोल्व करना चाह रहा हूँ, क्या सर्विस देना चाह रहा हूँ, क्या वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ दूसरों के लाइफ में। तो हमें अपने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करने के मतलब सिस्टम को शिफ्ट करना चाहिए। हमें अब एजुकेशन सिस्टम में ये फोकस नहीं करना चाहिए कि हमने ये चीज़ सीख ली और हम वहाँ फिट होंगे और वो प्रॉब्लम हमें बताएगा कि ये सोल्व करनी है। अब हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को प्रॉब्लम सोल्विंग मोड में पूरा माइंडसेट शिफ्ट करने के साथ आना चाहिए कि आप डिसाइड करो अपने आसपास क्या प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम के हिसाब से हम आपको स्किल देंगे, ट्रेन करेंगे, और फिर आप उसको एक एज ए स्टार्टअप या किसी उस तरीके से उस एंटिटी में डेवलप करो और ग्रो करो और अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ उस तरीके से। तो चीज़ें उस डायरेक्शन में बढ़ रही हैं। अदरवाइज फिर वही है कि यदि आप जॉब नहीं लेना चाहोगे, काम नहीं करना चाहोगे, तो फिर यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, एक डिसेंट मतलब जिस तरीके का जीवन जी सकते हो उस तरीके का जी पाओगे। फिर ह्यूमन डिग्निटी का इशू बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है वो हमारे काम से बनती है, और यदि हमारा काम ही हमसे ले लिया जाए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने वाली है, तो हमारा लॉस ऑफ कंट्रोल वाला कॉन्सेप्ट एमर्ज हो जाएगा। कहने का मतलब है फिर हमारी लाइफ का क्या सिग्निफिकेंस है, हम अपनी लाइफ से कंट्रोल ही खो देंगे। इफ आई एम नॉट यूजफुल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माई लाइफ। तो फिर वो वाला जो साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल इशू है वो भी इमर्ज करेगा इस ड्यूरेशन में। तो उसको हमें कैसे एड्रेस करना है, तो फिर हमें हो सकता है कि मेंटल हेल्थ और ये सब इश्यूज़ के बारे में लोग ट्रेन, जैसे मैंने बोला ना, आपके पास इमोशनल कोशेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस और ह्यूमन एट्रीब्यूट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेगी। सर, इससे रिलेटेड आपने ना पॉडकास्ट से पहले सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी, टाइप जी। कॉन्सेप्ट समझाया था, वो प्लीज बताओ। सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि अभी हमारे पास हम 3 तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिवाइड कर सकते हैं। जो अभी तक डेवलपमेंट चल रहा है वो नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चल रहा है। नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स कि आपके पास एक प्रॉब्लम है और आपने उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक इंटेलिजेंट टूल बना लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो है नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एग्जांपल, एक रेडियोलॉजिस्ट है। रेडियोलॉजिस्ट उस आपके जो एक्सरे उनको रीड करते हैं और उसके बेस पे अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं। आपने एक स्मॉल पार्ट है ये आपके पूरे ट्रीटमेंट में या पूरे के पूरे हॉस्पिटल सिस्टम में, हेल्थ सिस्टम में। तो आपने क्या किया, आपने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप किया, उसको जिस भी मॉडल से ट्रेन किया, जैसे भी बनाया वो बन गया, ठीक है ना। अब आप उसको एक ये एक्सरे देते हैं, अभी जो भी उस तरीके के इनपुट्स हैं वो देते हैं, और वो आपको रिकमेंडेशंस दे देते हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं वो दे देते हैं, ठीक है ना, आइडेंटिफाई कर लेते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन करने के बाद। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल, जो नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि आपने किसी एक डोमेन की एक प्रॉब्लम उठाई, छोटी सी या बड़ी प्रॉब्लम, लेकिन वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डोमेन की, और वो आपने इंटेलिजेंटली सोल्व कर दी। तो ये जो टूल बना ये नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। अब आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस एक नया कॉन्सेप्ट है, जो एडवांस कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं या फिर हमारा टारगेट है अल्टीमेटली वहां जाने का। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें एग्जैक्टली लाइक ह्यूमन बीइंग ऐसा ही मशीन बना लेना है। जैसे मशीन के पास कॉमन सेंस होती है, मशीन के पास इमोशनल एस्पेक्ट होता है, मशीन के पास डिसीजन लेने की, ह्यूमन बीइंग के पास डिसीजन लेने की वो होती है। लेकिन नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक पर्टिकुलर डोमेन में कर रहा है, आप उसको कहीं और लगाएंगे वो फेल हो जाएगा। लेकिन आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस क्या है, जैसे इंसान है वो एक चीज़ में ट्रेन करो,
यदि आप उसको ले लोगे वो दूसरी चीज़ में ट्रेन हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। उस तरीके से वो कैपेबिलिटीज़ डेवलप करना सीख जाएगा, कैपेबिलिटीज़ उसके पास खुद होंगी और वो ऑलमोस्ट ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करने लगेगा उस मतलब उस पर्सपेक्टिव से। कंप्लीटली ह्यूमन बीइंग तो नहीं होगा कहने का मतलब है, लेकिन इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हेट्रोजीनियस चीज़ों को समझेगा, सारी चीज़ों को समझ लेगा और काम करेगा। ये इंटेलिजेंस नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज़्यादा डिफिकल्ट है अचीव करना और इट इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द ह्यूमन इंटेलिजेंस। सर आपको लगता है चाइना और यूएस ने ये किया है अचीव? क्योंकि मैंने सुना है चाइना के होटल्स वगैरह में वेटर्स नहीं आते, वहाँ रोबोट्स आते हैं। हाँ, लेकिन वो भी अभी नैरो ही है, क्योंकि वो रोबोट केवल रोबोट का ही काम कर रहा है। वो अच्छा, गुड मैनेजर का मॉर्निंग, काम गुड नहीं नाइट कर भी रहा करता है, है। गुड नाइट कर रहा है, लेकिन उसके लिए उसको ट्रेन किया हुआ है, ठीक है ना? लेकिन वो पूरा होटल नहीं संभाल रहा है। तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि एक एंटिटी सब कुछ कर ले, सारी इंटेलिजेंस डेवलप कर ले, तो ये जनरल इंटेलिजेंस हो गया। इसके अपर जो जाएंगे हम इंटेलिजेंस को लेके इस सीक्वेंस में, वो सुपर इंटेलिजेंस है। तो एक फ्यूचरिस्ट हैं रे कुर्जुवेल, उनको वो काफ़ी रेस्पेक्टेड हैं, उनको बोला जाता है कि वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। तो अब जिस तरीके से हमारी इंटेलिजेंस की जो कोसेंट है जो इंक्रीज हो रही है, और यदि हम आप इसको ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ कंपेयर करें, तो एक डायग्राम है जो मैं आपको दूंगा, आप दिखा देना उसको। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो जनरेशन बाय जनरेशन लीनियरली इंक्रीज करता है, ठीक है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका कब स्टार्ट हुआ? 1956 में। और वो आपकी नैरो लेवल पे तो ह्यूमन लेवल की जो इंटेलिजेंस है उसको सरपास कर चुका है। किसी भी डोमेन में आप देख लो, चैट जीपीटी है, सरपास कर चुका है, सेल्फ ड्राइविंग कार है, सरपास कर चुका है, ठीक है। अब ये यहाँ से निकल के जब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस वाले डोमेन में जाएगा, तो ऐसा कौन सा पॉइंट इन टाइम इन फ्यूचर है कि जहाँ पे वो चीज़ हम अचीव कर लेंगे, कितने दिन बाद वो अचीव हो जाएगी, जिसके बारे में जो बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स हैं, जो फ्रंट रनर्स हैं इन फील्ड में, जैसे जोफ्री हिल्टन है, एलोन मस्क है, वो सब बात कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रेट है ह्यूमैनिटी के लिए। क्योंकि यदि ये उस लेवल की इंटेलिजेंस डेवलप कर लेगा और ह्यूमन कॉन्शियस भी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्शियस एंटिटी बन गई, तो फिर क्या डिसीजन लेगा, कैसे डिसीजन लेगा, हु विल डिसाइड, हु विल कंट्रोल। तो इस चीज़ के ऊपर बहुत सारी बात हो रही है। तो लेकिन वो जो चीज़ है उसके बारे में बताया जा रहा है अराउंड 2035 या 40 के आसपास हम उस लेवल पर पहुंच जाएंगे, तो काफ़ी दूर नहीं है। हाँ जी। तो इसलिए पूरे वर्ल्ड में ये सिचुएशन भी है कि हमें इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करना चाहिए। हमें इसको ऐसे ही ओपनली नहीं छोड़ना चाहिए कि कोई भी कुछ भी चीज़ बनाए, कोई भी कुछ भी चीज़ सर्कुलेट करे। तो इसके अराउंड रेगुलेशंस स्टार्ट एथिकल होनी यूज चाहिए। ऑफ एआई। एथिकल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए। और जो गवर्नमेंट आफ्टर गवर्नमेंट कंपनीज, ये सब लोग जो इसमें डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और चीज़ें और जो रूल और रेगुलेशंस है वो बन भी रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी यूरोपियन यूनियन ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट निकाला है। उससे पहले उन्होंने जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल निकाला था, जो आपके लिए, जो आपके डेटा प्रोटेक्शन के रूल्स वगैरह के। इसी तरीके से कंट्रीज आफ्टर कंट्री दे आर क्रिएटिंग देयर ओवरसाइट एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स सो दैट artificial intelligence is utilized for the social impact, social good, and it is not used for creating harmful content or harmful product and services for the society. इस तरह की रेगुलेशंस इंडियन गवर्नमेंट से आई हैं? इंडियन गवर्नमेंट अभी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और इसमें चीज़ें बीच बीच में वो अपने जो पेपर्स हैं या फिर जो उनकी डायरेक्शन है वो निकालते रहते हैं, और उनके प्रायोरिटीज़ एरिया भी उन्होंने निकाले हुए हैं। नीति आयोग के थ्रू ही कुछ चीज़ें निकली हुई हैं, तो उस डायरेक्शन में काम चल रहा है, डिस्कशंस होता है। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस और जो ग्लोबल बॉडीज़ हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अभी इशू को टेकअप कर रही हैं, उसमें भी इंडिया पार्टिसिपेट करता है, और उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो रहा है और रिपोर्ट्स वगैरह निकलती हैं, वो आती रहती है। लेकिन वो एक यूनिवर्सल रिपोर्ट्स वो निकालते हैं ग्लोबल लेवल पे। इंडिया स्पेसिफिकली अपनी रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी बिल, कुछ इस तरीके से चीज़ें आ रही हैं, तो उनमें वो सब चीज़ें इन चीज़ों को टेक केयर करने के लिए है। तो सर अभी तक तो हम एक तरह से कमर्शियल एस्पेक्ट देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि चीज़ें ग्रो करेंगी, लेकिन सोशली ये किस तरह से इम्पैक्ट करेगा? सोशली के बारे में एक डोमेन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसको हम कहते हैं, जो इमर्ज कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल गुड। तो उसमें साइंटिस्ट हैं, मैं भी हूँ उनमें, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करते हैं कि हम सोसाइटी को कैसे इंप्रूव करें। उसमें हमारी गवर्नेंस भी हो सकती है, उसमें हमारी लोकल बॉडीज़ भी हो सकती हैं, उसमें कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो कॉमन गुड के लिए हम इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, टूल बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि किस तरीके से इम्पैक्टफुल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एक रिसर्च पेपर है, एक स्टडी हुई, अभी हम उसको अपने वाले सिचुएशन से ऐड करने की कोशिश करते हैं। इंडिया में सेंसस होता है, और 10 साल में एक बार होता है, और सेंसस को जब हम करते हैं तो इसमें बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स लगता है, गवर्नमेंट मशीनरी लगती है, और बहुत सारा फाइनेंशियल
फाइनेंस लगता है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। अब ये सब चीज़ों को करने के लिए क्या होता है कि आपके जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो घर पे जाती है, वहाँ से डेटा कलेक्ट करती है, ठीक है, और उस डेटा के बेस पे फिर पॉलिसीज़ वगैरह पूरा कंट्री का डायरेक्शन सेट होता है। अब हम इसको दूसरे तरीके से समझते हैं कि क्या हमारे पास इनोवेटिवली कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम यूटिलाइज करें और यही वाला काम हम कर लें कम टाइम में और अच्छी इफिशिएंसी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए। तो ये केस स्टडी उसी के बारे में बताती है और जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब समझते ऐसे हैं कि इंटरनेट पेनिट्रेशन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हाई है, सबके पास मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन है आपके पास, तो मोबाइल फ़ोन आपका जो डेटा है, जितनी आप बात करते हैं, कितने टाइम बात करते हैं, कितने घंटे बात करते हैं, ठीक है ना, उस चीज़ को यूटिलाइज किया जा सकता है। वो डेटा किसके पास है? वो डेटा हमारे नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स के पास है, फॉर एग्जांपल एयरटेल, जियो, इनके पास है। तो ऐसी एक कंट्री में क्या हुआ, एक कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, वहाँ पे रिसर्चर्स ने क्या किया, वहाँ पे एक नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है, उससे पूरे के पूरे जो उनके कंट्री के लोग थे उनका डेटा उन्होंने लिया। अब यहाँ पे जैसे ही डेटा लेने की बात आती है तो एक इशू रेज हो जाता है प्राइवेसी का। तो उन्होंने डेटा लिया, लेकिन एनोनिमस डेटा था वो, जिसमें उनकी पर्सनल बातें के बारे में कोई एक्सट्रैक्शन नहीं है, कि कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन ये है कि जो जो कॉल होती है उसका मेटा डेटा है। फॉर एग्जांपल, कॉल कहाँ से हुई, कॉल कहाँ को हुई, कॉल कितने घंटे चली, दिन में कितनी बार इस फ़ोन से कॉल हुआ, ठीक है? तो ये सब चीज़ें यूटिलाइज़ करी गई, ठीक है ना? और जब उस कंट्री के जितने भी सब्सक्राइबर थे उनका डेटा लिया गया, तो उनके पास एक डेटाबेस आ गया। फिर उन्होंने उस डेटा को यूज़ किया, एक मोबाइल को एज ए ह्यूमन बीइंग मानते हुए, कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि एक पर्टिकुलर एरिया की सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, कितना पुअर है वो कोई एरिया, क्या हम इसे निकाल सकते हैं? तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, ये डेटा निकाला। इस डेटा के हिसाब से निकालने के बाद उन्होंने एक मॉडल बनाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, और उस मॉडल से, जैसे मैंने आपको मैपिंग के बारे में बताया था, मैपिंग उन्होंने क्रिएट कर ली, ठीक है ना? और उन्होंने ग्रुप बना लिए कि भाई ये वाली जो कैटेगरी इसको हम बोलेंगे वेल ऑफ, ये वाली कैटेगरी इसको पुअर बोलेंगे, इस वाले को बिलो पॉवर्टी लाइन बोलेंगे। इस तरीके से उन्होंने वो बना लिया, और जितने भी मोबाइल फ़ोन ओनर्स थे उनकी सिचुएशन को देखते हुए मैनुअली उनके सामने वो असाइन कर दी वैल्यू, कि ये पुअर है, ये बिलो पॉवर्टी लाइन है, ऐसे। ये करने के बाद उन्होंने उन घरों में जाके ग्राउंड ट्रूथ से डेटा कलेक्ट किया और मैच किया प्रॉपर तरीके से कुछ सैंपल्स के लिए। फॉर एग्जांपल 1500 या 15,000 के लिए कर लिया, तो उनके पास एक मॉडल बन गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब उन्होंने उस मॉडल को क्या किया, हाईली प्रॉपरली डेटा पे ट्रेन करके एक्यूरेसी वगैरह अच्छी लेने के बाद में फिर उन्होंने उसको एक्स्ट्रापोलेट किया पूरे के पूरे कंट्री के ऊपर। पूरे कंट्री का उनके पास डेटा आ गया, उसको एक्स्ट्रापोलेट कर लिया। एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद क्या होता है, फिर उन्होंने रीजन को मोबाइल फ़ोन कंसंट्रेशन के हिसाब से रीजन को डिवाइड कर लिया फिजिकली, सैटेलाइट के थ्रू, कि हम सपोज 10 बाय 10 मीटर का रीजन को डिवाइड कर लेते हैं, 50 बाय 50 मीटर रीजन को डिवाइड कर लेते हैं, और उसमें उस मोबाइल फ़ोन की लोकेशन के हिसाब से और उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से उसको हम लेबल दे देते हैं। तो उन्होंने पूरे कंट्री को इस तरीके से डिवाइड कर दिया पिक्सल्स में, समझे आप, ठीक है ना? तो अब पिक्सल्स में जब उन्होंने डिवाइड कर दिया तो पूरे कंट्री को डिवाइड कर दिया। पूरे कंट्री में पिक्सल्स में वैल्यूज़ आ गई कि ये पुअर है, मतलब इसकी इतनी पर कैपिटा इनकम है, इसकी इतनी है। तो पूरे कंट्री का सोशो इकोनॉमिक ग्राफ, या कह सकते हैं आप, डिटेल आपके पास है। अभी आप किसी के घर पे नहीं गए हैं, केवल लिमिटेड लोगों के घर पे गए हैं, क्योंकि आपको मॉडल अपना टेस्ट करना था। जब आपने इसको कर दिया, अब आपने जब मॉडल प्रिडिक्ट किया पूरे कंट्री के लिए, तो अभी एक्यूरेट तो वह है नहीं, क्योंकि कैसे टेस्ट होगा पूरे कंट्री का? यदि पूरे कंट्री का करना है तो फिर आपको फिर वही मैचिंग करनी पड़ेगी हर एक किसी के घर में जाके। तो उन्होंने जो उस कंट्री ने पहले से किया हुआ था एक इसी तरीके का सैंपल, उसके साथ उसको मैच किया। यू वोंट बिलीव, दोनों की एक्यूरेसी 95% ओवरलैप हुआ। तो अब यदि इन दोनों का हम कोस्ट निकालें, ये मॉडल कहाँ हुआ, हमारे पास एक डेटा था जिसको हमने इनोवेटिवली यूज किया विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन प्राइवेसी, और हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल बनाया, उस मॉडल को हमने यूज किया, एक्स्ट्रापोलेट किया। अब हम इस मॉडल को हर महीने अप्लाई कर सकते हैं, तो अब हर महीने ये भी देख सकते हैं कि इंप्रूवमेंट कितना हो रहा है। टारगेटेड मॉनिटरिंग हो सकती है आपके गवर्नमेंट प्रोग्राम की, जो पॉवर्टी रिडक्शन का प्रोग्राम है। लेकिन ये हमारे वाले सिचुएशन में क्या होगा, यदि हम मैनुअली जाते हैं तो हर 10 साल में होगी एक बार। तो आप मॉनिटरिंग बढ़ाएंगे, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, और आपका जो अमाउंट है, जो आपका फाइनेंस लगा है, जो आपका एक मतलब जितना भी अमाउंट लगा है वो बहुत कम है।
फॉर एग्जाम्पल आपका 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ में काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यदि आप 1 to 1 करके हाउस होल्ड टू हाउस होल्ड जाओगे तो बहुत ज़्यादा रिसोर्स और टाइम लगेगा। तो ये इतना बड़ा इम्पैक्ट है। एक और एग्जाम्पल है सर कंट्री का नाम बताओ। युगांडा। ओके। तो ये रियल स्टडी है, वहाँ पे हुआ। तो इसके बेस पे पब्लिश्ड है। हाँ पब्लिश्ड है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो लोगों ने इस तरीके से इस चीज़ को यूटिलाइज करना स्टार्ट किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, क्यों ना हम जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सोल्व करें। एक और एग्जांपल है जैसे पोचिंग होती है जो बड़े बड़े नेशनल पार्क होते हैं, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को यूज़ किया गया और उन्होंने पोचर्स को पकड़ने की जो अपनी एक्यूरेसी है उनकी 30% इंक्रीज हो गई। तो उन्होंने 30% मोर पोचर्स पकड़े, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बताया कि इस टाइम पे इस लोकेशन में ज़्यादा चांसेस हैं पोचर के मिलने के, तो वहीं पे जाते थे और उनको पकड़ लेते थे। तो इसी तरीके से हम अपनी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो न्यूट्रल है। आपको डोमेन देखना है, आपको प्रॉब्लम देखना है और उस तरीके से एडजस्ट करना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए क्या चाहिए, कैसे हम टूल बनाएं जिससे कि हम चीज़ें सोल्व कर सकते हैं और अपनी सोसाइटी को अपनी बेटर बना सकते हैं। एक एग्जांपल एजुकेशन का लेते हैं। हम एजुकेशन सिस्टम में हैं, तो यदि एजुकेशन सिस्टम को देखें तो एक क्लास में हमारे पास 60-70 स्टूडेंट्स हैं। जब हम उनको पढ़ाते हैं तो यूनिफॉर्म तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है ना। लेकिन हर एक बच्चे की एबिलिटी अलग है, हर एक बच्चे की ग्रास्पिंग पावर अलग है, हर एक बच्चे का इंटेलेक्ट अलग है। तो उसमें 60-70 बच्चों को आप एक तरीके से पढ़ाएंगे तो फिर कुछ लोग बोर हो जाते हैं, कुछ लोगों के पेस के हिसाब से चलता है, कुछ लोग उसमें भी नहीं समझ पाते हैं क्योंकि डाइवर्सिटी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करके इस तरीके के इंटेलिजेंट एजेंट बनने स्टार्ट हो गए और आगे जाके और अच्छे तरीके से पेनिट्रेट करेंगे एजुकेशन सिस्टम में। हम पर्सनलाइज ट्यूटर या पर्सनलाइज असिस्टेंट हर एक बच्चे को दे सकते हैं, जिसमें कि वो उसी के हिसाब से पढ़ाएगा उसको और उसकी कैपेबिलिटीज को वो एनालाइज करता रहेगा कि बच्चा सही से ग्रास्प करता नहीं करता, तो मैं अपनी स्पीड कम कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो क्या हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कि आपने 60-70 इंटेलिजेंट एजेंट बना दिए। एजेंट तो एक ही है लेकिन वो बच्चे के साथ रह के ट्रेन हो जाता है और उसी की फ्रीक्वेंसी के साथ उसको सिखाना और वो सब चीजें वो अच्छे से एडजस्ट करता है उसी के लेवल पे आके। तो क्या होगा फिर उससे कि आपके जो बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, ग्रास्प नहीं कर पाते किसी भी रीजन की वजह से, वो डिमोटिवेशन बंद हो जाएगा, क्योंकि हर एक बच्चे को उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से एक पर्सनलाइज लर्निंग मिल रहा है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे यूज केसेस हैं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो ये सब अच्छे इम्पैक्ट हैं। तो इन सब तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और हमारी सोसाइटी, एजुकेशन सिस्टम सभी में बेनिफिट हो सकता है। लेकिन इसके बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं, सोशो एथिकल इश्यूज हैं जिनके बारे में हमें बात करना चाहिए। जैसे एक इशू तो हमने डिस्कस कर लिया अनएम्प्लॉयमेंट का, दूसरा इशू भी हमने डिस्कस कर लिया जो फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल था, जिसका था लॉस ऑफ कंट्रोल, कि यदि हमसे काम ही ले लिया गया, काम हमसे ले लिया तो फिर हम क्या करेंगे, तो हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी सिग्निफिकेंस क्या है इस वर्ल्ड में। एक दूसरा इशू है, इसको हम बोलते हैं बायस का इशू। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स जो हैं अभी के टाइम पे, इसलिए इनका डिप्लॉयमेंट केवल उन्हीं डोमेन्स में है जहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे जीमेल में है, जीमेल में आप कुछ टाइप करते हो, उसने गलत टाइप भी कर दिया तो आप देख रहे हो उस ईमेल को, तो आप बदल लोगे उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन मेल भी गलत चला गया फिर भी आप उसको माफ़ी मांगो। लेकिन कुछ ऐसे डोमेन हैं जिनमें यदि डिसीजन ले लिया गया तो आप गलत डिसीजन ले नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल एक स्टडी है अमेजन कंपनी की, उसमें क्या हुआ कि कंपनी जो है, ये टेक कंपनीज हैं, ये हर चीज़ को ऑटोमेट करना चाहती हैं, एफिशिएंट करना चाहती हैं। तो इनके पास चूंकि बड़ी कंपनी है तो रिक्रूटमेंट के लिए इनके पास लोग आते हैं कि वी वांट टू अप्लाई फॉर द जॉब। तो उन्होंने उस प्रोसेस को, स्क्रीनिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करने की कोशिश की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो उसमें क्या होता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाते हैं और उसमें लोगों के सीवी डालते हैं और ट्रेन कर लेते हैं उसको इन हाउस अपने सीवीज के साथ जो इनके लोग काम कर रहे थे वहाँ पे। तो जब वो सीवी डालते हैं तो उसमें से एक पैटर्न निकल के आता है। पैटर्न ये है कि ये मेजोरिटी ऑफ द वुमेन कैंडिडेट जो हैं उनके सीवी रिजेक्ट कर देता है। अच्छा जी। तो क्या हुआ, जेंडर बायस। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिस डेटा पे ट्रेन किया गया था उसमें वुमेन कैंडिडेट्स का डेटा जो सिलेक्टेड थे वो बहुत कम था, तो इसलिए उसका रिफ्लेक्शन पैटर्न आया कि उसने इधर भी रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। हावेवर जो भी वुमेन कैंडिडेट थे या मेल कैंडिडेट थे, दे वर हैविंग सेम कैपेबिलिटीज। तो यदि हम ऐसे सिस्टम को यूटिलाइज करेंगे अपने सिस्टम में तो इट इज नॉट ए गुड सिस्टम, इट विल क्रिएट हैवक इन द सोसाइटी। यदि हम गवर्नमेंट इसको यूटिलाइज करने लग जाए वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो फिर वहाँ पे एनार्की क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए
जो क्रूशल एस्पेक्ट्स हैं, क्रूशल सेक्टर्स हैं, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिना वैलिडेशन के, बिना प्रॉपर टेस्टिंग, अकाउंटेबिलिटी के हम यूज नहीं कर सकते। एक और इशू हमने डिस्कस किया था जो आपने रेज किया था ब्लैक बॉक्स का, कि अनएक्सप्लेनेबल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट प्रेजेंट पॉइंट इन टाइम, कि ये मतलब क्लियरली नहीं पता लगता लॉजिकली स्टेप्स के हिसाब से कि ये डिसीजन यहाँ तक क्यों किस लिया गया, बेसिस पे किस बेसिस पे लिया गया। एक वो इशू है जिसके बारे में रिसर्च चल रही है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश हो रही है। एक और इशू, इसी बायसनेस का एक और एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर बनाया उन्होंने, कंपास, जिसका काम था कि जो हम बेल देते हैं लोगों को, उसको हम ऑटोमेट कर देते हैं, और जिससे कि हमें पता रहे कि इसकी चांसेस क्या हैं कि ये दोबारा से क्राइम कमिट करेगा नहीं करेगा, इसको बेल मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, उस तरीके से वो जज का काम रिड्यूस करने के लिए। अब जब वो उन्होंने सिस्टम बनाया तो उसमें क्या हुआ, उसने सेम क्राइम के लिए, जस्टिस क्या कहता है, सेम क्राइम के लिए आपको सजा सेम होनी चाहिए। तो उसने क्या किया, यदि आप फेयर कलर से हो, आपको एक रिस्क स्कोर देता था वो 1 का, उसने 1 का स्कोर दिया। लेकिन यदि आपका फेयर कंप्लेक्शन नहीं है, फॉर एग्जांपल आप ब्लैक हैं, ठीक है ना, तो फिर आपका कंप्लेक्शन क्या, उसने स्कोर दिया आपका रिस्क स्कोर 6, सॉरी 6 और 3 समथिंग लाइक दैट, मतलब इट वाज मोर देन मल्टीपल टाइम्स फॉर द पर्सन कमिटिंग द सेम क्राइम, विच इज नॉट गुड थिंग। अब यदि हम इसमें वुमेन जेंडर वाली डायमेंशन भी ऐड कर दें, तब रिस्क 6 टाइम्स हो जाता है। तो यदि हम ऐसे सिस्टम्स को जुडिशरी में, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में, या ऐसे क्रूशल सेक्टर्स में यूटिलाइज करेंगे, तो देन दे आर प्रॉब्लमेटिक। तो जब तक ये सब चीज़ें एड्रेस नहीं हो जाएं, इस प्रॉब्लम को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन में बोलते हैं फेयरनेस प्रॉब्लम, कि जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम फेयर ना हो जाएं अच्छे तरीके से, तब तक विदाउट टेस्टिंग उनको हमें कहीं भी डिप्लॉय करना, ऐसे क्रूशल सेक्टर में अवॉइड करना चाहिए। इसलिए रेगुलेशन अराउंड द वर्ल्ड इसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि रेगुलेट होना चाहिए, और हमें डिसाइड करना चाहिए कौन से लो रिस्क एरियाज हैं, कौन से हाई रिस्क एरियाज हैं, किन में क्या पेनल्टी होगी और किन में हम एप्रिशिएट करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूरोपियन यूनियन का जो एक्ट है वो इन्हीं की चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है। तो ये वाले इश्यूज हैं। तो ये बायसनेस का इशू, फेयरनेस का इशू काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये क्यों इशू कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि जो एक्सेस है डेटा का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपका डेटा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव नेगेटिवली। जैसे हम कह सकते हैं कि सेकंड वाले एग्जांपल में, जिसमें ओफेंडर वाली हम बात कर रहे थे, कंपास वाले में, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बिहेविंग लाइक ए रेसिस्ट पर्सन, और पहले वाले केस में इट इज बिहेविंग लाइक ए पैट्रियार्की। इकोनोमेट्रिक स्टडी में इसको सैंपल बायस बोल जी, देते हैं। सैंपल बायस बोल सकते, लेकिन ये मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, लेकिन इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें एक तो डेटा वाला कंपोनेंट हो गया, जैसे मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया कि भाई इसमें स्टैक है, तो उसमें जो मॉडल डिजाइनिंग है, मॉडल डेवलपमेंट है, मॉडल यूज केसेस हैं, वहां पर भी आपको जो एथिकली लॉ की जानकारी रखने वाले लोग हैं, उनको ये सब पर्सपेक्टिव आने चाहिए कि मैं जो ये कोड कर रहा हूँ, मैं जो ये डिज़ाइन बना रहा हूँ, क्या ये फेयर होगा, क्या ये डिसीजन फेयर लेगा, यदि कहीं पे इसमें प्रॉब्लम लगती है तो मैं उसको किस दूसरे तरीके से डिज़ाइन करूँ। तो जो ये एक सेंस है एथिक्स की, जो एक सेंस है सही की, फेयरनेस की, जस्टिस की, ये पूरी पाइपलाइन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट में आनी चाहिए। तभी हम एक अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएंगे और जो रेस्पॉन्सिबल होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन में। सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इससे ये चीज़ समझ में आ गई है कि बेनिफिट्स भी हैं लेकिन बहुत केयरफुली यूज़ करने वाला चीज़ है। ट्रेनिंग बहुत केयरफुली होनी चाहिए मॉडल्स की। आई थिंक दिस विल बी रियली हेल्पफुल एंड वी विल यूज़ इट इन आवर पॉलिसीज़। Yeah, thank you. थैंक यू सो मच सर। Most welcome for inviting me. थैंक यू। That was privilege. Thank you.